तेजस, 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 जरा यहाँ आ जाओ, जरा एक कैमरा ऑन कर दो। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है, कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। नहीं 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 चल रहा है, ये देखो हम नहीं आ रहे, बाकी सब आ रहे हैं। कहाँ कैमरा पे? ये हाँ रिकॉर्डिंग मीटिंग में आएगी। अबे यार सॉरी, यस इसको बहुत सारी डिलीट। फाइल्स खुल गई। तुमने पता नहीं, अरे यार तुमने यहाँ क्या कर दिया है, मत छुआ करो ये। अब आएगा। हम्म, अब मैं आऊंगी, मेरे को नहीं आ रहा। आगे। रिकॉर्डिंग में आऊंगी। अच्छा सृष्टि दी को अगर कोई कॉल कर पाए, हम मुझे लग रहा है हमारे स्टीम जजेस में से एक यहाँ मंच पर उपस्थित हो गए हैं। अगर सृष्टि दी को कोई कॉल कर ले, वो भी ज्वाइन कर ले, तो हम लोग फॉर्मली स्टार्ट कर दे। हाँ आ गई है सृष्टि दी, लग रहा है मुझे। नहीं अभी नहीं आई है। शिखा जी आप चेक करिए, सारे पार्टिसिपेंट्स और सब जजेस हैं लाइन पर, तो मैं फिर मुझे रीमा जी नहीं दिख रही है, श्वेता नहीं दिख रही है। रीमा जी आ गई हैं। अच्छा आ गई श्वेता, श्वेता नहीं दिख रही है। हाँ श्वेता जी नहीं आई हैं अभी। मुझे लग रहा है अभी श्वेता का फर्स्ट पार्टिसिपेंट तो है नहीं, लास्ट में है। हाँ तो हाँ अगर सृष्टि दी प्रेजेंट है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अभी सृष्टि दी नहीं आई है, उनको कॉल कर रहे हैं, वो आ जाती है तो फिर फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। शिप्रा श्रीवास्तव जी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। शिप्रा किसकी लिस्ट में है? किसी के इनवाइट पे है क्या शिप्रा? दीदी मेरी सिस्टर है, या अपराजिता में जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, वही मैं मेंबर्स को चेक कर रही थी तो। बस सृष्टि दी का बस वेट हो रहा है। किसी ने कॉल की उनको? नीति जरा सृष्टि दी को कॉल कर लीजिए बस, फिर हम लोग स्टार्ट करें। कार्य समिति लगभग सभी उपस्थित है कि नहीं? इस चीज को निधि जी जरा नोट कर लीजिए, अगर कोई है तो कॉल कर लीजिए। दीदी कार्य समिति से किसी को टाइमर के लिए भी बोल दीजिए, 2.5 मिनट पर, फिर 3 मिनट पे कंप्लीट। टाइमर अर्चना जी लगा लेंगी, हमारी कोषाध्यक्ष। ठीक है। अर्चना जी प्रेजेंट है यहाँ पर? हाँ अर्चना दीदी हैं। तो हाँ मोबाइल है क्या अवेलेबल टाइमर फोन के से लिए? 2.5 मिनट पे बस। नहीं, दूसरा नहीं है मोबाइल पे। हाँ तो जिसके पास दूसरा हैंडसेट हो। नीति जी आपके पास है दूसरा? नहीं दूसरा नहीं है मेरे पास। तो फिर भी टाइमर सेट करिए, कोई भी, अर्चना जी या नीति जी में से कोई एक जो करे, वॉलंटियर करे, तो मैं फिर फॉर्मली स्टार्ट करूंगी। सृष्टि दी को क्या कोई प्रॉब्लम है? हम लोग स्टार्ट करें? अर्चना मैनेज कर लीजिए 2.5 मिनट का, देख लीजिए। नहीं फोन तो ले ले, 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ दूसरा फोन ले लीजिए, उस पर टाइमर सेट करिए। क्षमा चाहेंगे, हमारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। थोड़ा सा ये ऑनलाइन में रहता है ज्वाइनिंग वाला, और हैंडल मेरे पास ही है, तो
अर्चना, अपने पीछे की लाइट बंद कर दो, तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा है साफ। हाँ, बैक लाइट सभी लोग ऑफ कर दें और प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। नीति आप करेंगी 2.5 मिनट का? मेरे पास फोन नहीं है सेकंड। मैम आप बेटा अपना इसी फोन पे भी हो जाएगा। आप ये विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और आप स्टॉप वॉच अच्छा, चला ठीक। सकती हैं। आपकी ये गूगल मीट की विंडो छोटी हो जाएगी, बस सब कुछ दिखेगा। मेरा चलिए, स्क्रीन ठीक, रिकॉर्डिंग है, मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप नहीं कर सकते एक ना। मिनट। हम्म। सभी की अनुमति से मैं चाहूंगी यहाँ आज्ञा लेकर हमारे अतिथि महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे जजेस हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं। तो आज जो ये मंच सजा हुआ है, ये है अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से एक वाद विवाद के रूप में एक विमर्श का प्रयास। जैसा कि पिछले 3 वर्षों से अपराजिता कार्य कर रही है, महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे, और मैं कहूंगी महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं। एक पूरी जनसंख्या में आधे आबादी जो है, उस आधी आबादी के प्रतिनिधित्व है, और उसमें वो जुड़े हुए मुद्दे कहीं से भी महत्वहीन नहीं हो सकते। सारे समाज के जो मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विमर्श का कार्यक्रम चलता रहता है। उसी की कड़ी में हमारे 9 वर्ष पर एक कार्यक्रम पूर्व में हो चुका है, और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं एक दूसरी कड़ी लेकर अपने 9 वर्ष पर, कि हम चर्चा करें उन विषयों पर जो विषय कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देंगे। उसमें से एक मुद्दा कि हमारी जो परवरिश है हमारे बच्चों की, और जो हमारे आगे भविष्य की नींव गढ़ेंगे और कहीं ना कहीं समाज का निर्माण करेंगे। एक प्रश्न उठता रहता है कि बच्चे जो हमने पाले थे, हम अपने माता पिता से सुने कि हमारे समय में ऐसा था, जो संस्कार पहले थे वो आज नहीं है, जो मूल्य पहले थे वो आज नहीं है। तो इस परिवर्तित होते हुए समाज में ये एक बहुत बड़ी मांग है कि हम सब लोग समाज को एक नई दिशा देने के लिए जरा कुछ विचार करें कि जैसा पहले था वो क्या अभी आवश्यक है, या अभी जैसा हो रहा है उसमें क्या क्या अनावश्यक है। तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया अपनी अपराजिता की विभिन्न प्रतिभागियों को, और बहुत अच्छी यहाँ पे प्रतिभागिता एक दिन के नोटिस पर आई है। कल ही हम लोगों का ये विचार हुआ था, और जैसे ही विषय ग्रुप में डाला गया बहुत सारे प्रतिभागी आ गए, और कल ही हम लोगों ने जो निश्चित किया था कि हमारे जो निर्णायक मंडल होंगे वो कौन होंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कहीं जो आज के निर्णायक मंडल है, स्वागत आप सभी का। हमारे निर्णायक मंडल में सम्मिलित हैं, उन्होंने स्वीकृति दी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, आभार। गिरधर जी खरे, जो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं वो बहुत भली भांति परिचित होंगे आपके नाम से। आप मूलतः जनपद औरैया के निवासी हैं। आप पुलिस अभियोजन विभाग में जनपद जालौन, स्थान उरई, झांसी, लखनऊ में लगभग आप 42 वर्ष की सेवा दे चुके हैं, राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हैं, और आज साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी में आपके बहुत से कार्यक्रम आ चुके हैं, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन का कार्य आपने किया, सैकड़ों संस्थाओं में आप सम्मानित हो चुके हैं, अनेक सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में पदाधिकारी रहे, और झांसी में ही आपने संकल्प और उरई से जालौन में पहचान जैसी
पत्रिका, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का आपने जो है वो साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं की आपने स्थापना की है। विभिन्न खेलों में जिला, विश्वविद्यालय व राज्य स्तरीय स्तर पे आपने प्रतिनिधित्व किया है। अनेक स्टेज नाटकों, नुक्कड़ नाटकों में अभिनय, राष्ट्रीय स्तर की मंचीय जो कवि गोष्ठियां हुई हैं और मंचीय कवियों की संस्था कवि में आप स्थापित हैं। आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के केंद्रीय मुख्य समन्वयक के रूप में हैं। आपका जो नाम है वो साहित्य क्षेत्र का एक जगमगाता हुआ नाम है और उसकी जो रश्मियां हैं, मैं कहना चाहूंगी बहुत अपराजिता को भी आपका मार्गदर्शन है। आप हमारे अग्रजों में से एक हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, तो आपका हृदय तल से स्वागत है आदरणीय गिरधर जी खरे। और हमारी दूसरी जो जज हैं आज के अतिथि की भूमिका में, वो है हमारे ही अपराजिता की जो सलाहकार, समन्वयक, मार्गदर्शक हैं, आदरणीय प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव जी का नाम अपराजिता के लिए तो परिचित है ही, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक छोटा सा परिचय मैं उनका भी देना चाहूंगी। आप नवयुग कन्या महाविद्यालय से प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुई हैं और आप वहीं पर मनोविज्ञान विभाग में आप प्रमुख की भूमिका में, यानी हेड की भूमिका में आप रही। आपने बहुत सारी संस्थाओं में, सामाजिक और जो शैक्षिक संस्थाएं थी उनमें निर्देशन का कार्य किया, परामर्श का कार्य किया और इस समय भी अनेक जो कहना चाहिए विधायी संस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आप अग्रज भूमिका में हैं और आप कहीं ना कहीं मार्गदर्शन कर रही हैं। आपने बहुत सारे पत्रों का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। आपका जो मार्गदर्शन है और आपके जो पत्र है, रिसर्च पेपर्स है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और मनोविज्ञान और मानसिक विकार समस्याओं के क्षेत्र में आपकी जो भूमिका है और पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा विचारणीय रहते हैं। तो ऐसी हमारी अग्रजा, हमारी प्रिय दीदी, हमारे सृष्टि श्रीवास्तव दीदी का मंच पर स्वागत है। एक जज की भूमिका में आपका अभिनंदन है। और अब आज के कार्यक्रम में अधिक समय ना लेकर मैं आगे बढ़ूं और हमारे कार्यक्रम की बागडोर आज के कार्यक्रम की जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने बहुत शीघ्रता से काम किया, बहुत जल्दी सारा कोऑर्डिनेशन किया और आज ये मंच, सुंदर मंच सजाया है, तो मैं हमारी प्यारी जो आज की कोऑर्डिनेटर है कार्यक्रम की और साथ ही साथ हमारी कार्यकारिणी में भी महत्वपूर्ण पद पे हैं और आगे के वर्षों में अति महत्वपूर्ण पद पे भी आने वाली है, तो शिखा श्रीवास्तव जी, आपके हाथ में आगे का कार्यक्रम। शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी संस्थापिका महोदया, सचिव महोदया का कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय और निर्णायक मंडल से परिचित कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करते हुए, इस आभासी पटल को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध साहित्यिक विभूतियों, निर्णायक मंडल और अपराजिताओं को सादर अभिवादन, नमन। मैं शिखा श्रीवास्तव, इस कार्यक्रम की संयोजिका की भूमिका में। यूं तो मदरहुड है एक ब्लेसिंग, यूं तो मदरहुड है एक ब्लेसिंग्स, पर ढेरों जिम्मेदारियां भी लाती है पेरेंटिंग। तो जैसा कि विषय है ही परवरिश यानी कि पालन पोषण, जो कि आधुनिक युग में परिभाषा ही जिसकी बदल चुकी है और ढेरों चुनौतियों का सामना कर रहे हमारे सभी सक्रिय और जागरूक अभिभावक। तो बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण विषय है, उपयोगी विषय है, जो कि कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहने पर ही सार्थक हो पाएगा कि किस तरह से हमारे प्रबुद्ध प्रवक्तागण जो हैं वो अपने अपने विचार साझा करेंगे, किस तरह से पारंपरिक जो पालन पोषण था और आधुनिक पालन पोषण से किस तरह से भिन्न है, किस तरीके की भ्रांतियां हैं, किस तरीके के बदलाव हैं जो जरूरी हैं। तो इन्हीं सबको सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए अपनी प्रथम वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि कल्पना मिश्रा जी हैं। 20वीं शताब्दी की बेहतर परवरिश के बारे में अपने विचारों को लेकर आ रही हैं। टीम ए से कल्पना मिश्रा जी, सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, संस्थापिका महोदया और संयोजिका महोदया और निर्णायक मंडल और सभी उपस्थित मेरे मित्रों को भी मेरा सादर प्रणाम। तो आज का जो विषय है 20वीं शताब्दी की परवरिश, इसके पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो इस बारे में जब बोलना शुरू करूंगी तो सबसे पहले मैं जो कहना चाहूंगी कि जो परवरिश होती थी इस समय की, इसमें संस्कारों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था, क्योंकि ये संस्कार केवल माता पिता से नहीं बल्कि अपने सभी बड़ों से भी प्राप्त होते थे।
और ना केवल बड़े बल्कि आसपास में जो हमारे मोहल्ले, हमारे लोकेलिटी में रहने वाले लोग थे, उनका भी एक अधिकार होता था। वो भी हमको हर चीज पर ये तो नहीं कहेंगे टोका टाकी, हर चीज पर हमें सही गलत कर पाते थे। तो सबसे पहली चीज है कि संस्कारों पर बहुत जोर था उस परवरिश में। दूसरा जो बिंदु मैं रखना चाहूंगी वो है संयुक्त परिवार प्रणाली। क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली थी, सभी घर में सभी चाचा चाची, ताई ताऊ और सभी के बच्चे साथ में रहते थे। तो उससे क्या होता था कि अगर कोई छोटी सी चोट भी लगी तो उसको देखने के लिए भी सभी हैं, और अगर हौसला अफजाई के लिए भी सभी हैं। छोटी सी चोट लगने पे कहा जाता था चींटी मर गई या इस तरह की चीजें होती थी, तो आगे बच्चा बढ़ जाता था, या अरे कल तुम गिरे थे आज वो गिर गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज चूंकि बच्चों को कहेंगे नहीं पैम्पर ज्यादा किया जाता है कि जो है तुरंत उनको जो है अरे कैसे लग गई चोट, और सभी, और ज्यादातर माता पिता अकेले होते हैं तो वो परेशान भी हो जाते कि कैसे बच्चे को संभाला जाएगा या क्या किया जाएगा। और संयुक्त परिवार होने से अगर माता उस समय उपस्थित नहीं है, दादा दादी ने देख लिया, चाचा चाची ने देख लिया, तो ये सारी चीजें संभव हो पाती थी। तो मेरे अनुसार ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है उस परवरिश के लिए, अच्छी परवरिश का। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी तकनीकी। उस समय तकनीकी चीजें बहुत कम थी, गैजेट्स बहुत कम थे, मोबाइल पर निर्भरता कम थी, बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बच्चे अपने आप कार्य करके सीखते थे और धीरे धीरे अपने को जो है एक अच्छा व्यक्ति बनाने के काबिल बनते थे, जो कि आज फटाफट हो जाता है। बच्चों को अगर होमवर्क भी मिलता है तो वो फटाफट उस कार्य को कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी कि तकनीकी ने एक बहुत परवरिश पे बहुत जोर डाला है। बच्चे अपने फोन पे ही लगे रहते हैं, कई बार माता पिता जो बात कहते हैं वो सुन भी नहीं पाते, वो उस फोन पे इतना ज्यादा खोए हुए रहते हैं। तो तकनीक जी 2.5 मिनट हो गया है। अच्छा ठीक है, तो मैं बस 2-3 और चीजें 2 वाक्यों में अपनी बात को पूर्ण करती हूँ कि एक जीवन के प्रति धैर्य और संतोष होना आज के बच्चों में वो कमी है, और इसके अलावा शिक्षकों और बड़ों के प्रति ना केवल अपने माता पिता बल्कि और अन्य बड़ों के प्रति जो सम्मान और जो धैर्य की भावना थी वो आज बहुत ही कम दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मेरे अनुसार वह परवरिश बहुत ही अच्छी थी। इन बातों के साथ मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए आपने। बिल्कुल पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व हमेशा से ही रहा है और आगे भी आधुनिकता के साथ साथ हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मालविका शरद जी को, जो कि हमारी अगली वक्ता है, जो कि 21वीं शताब्दी की बेहतर परवरिश के बारे में अपने विचारों को साझा करेंगी। मालविका शरद जी। थैंक यू मैम। तो मैं 21वीं शताब्दी की परवरिश पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। तो 20वीं शताब्दी में अनुशासन पर, आदर सत्कार पर, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और बच्चों को इन मूल्यों से अवगत कराया जाता था। तो ये मूल्य बच्चों में आ तो जाते थे, लेकिन बच्चों का अपना कोई मत या व्यवहारिक विकास, मस्तिष्क का व्यवहारिक विकास नहीं हो पाता था, ऐसा मुझे लगता है। पर आज जब हम आज की 21st सेंचुरी की पेरेंटिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में बच्चों की पेरेंटिंग में या उनकी परवरिश में बच्चों का भी अपना एक से है, बच्चों का भी अपना एक मत है, जो कि पहले सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल था कि वो हम इंस्ट्रक्शंस और हम सारे मूल्य सीख रहे हैं, पर आज बच्चों के पास भी अपना एक माइंड है। तो वो एक 21st सेंचुरी की पेरेंटिंग की एक बहुत ही यूनिक और खास बात है। और पहले अगर 20वीं शताब्दी की परवरिश को देखें तो यदि उसमें किसी ने बड़ों की बात नहीं मानी या उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उसको अवज्ञा की संज्ञा दी जा सकती थी कि वो बात नहीं मान रहे हैं और वो बच्चे अवज्ञा कर रहे हैं। लेकिन आज अगर बच्चे अपना मत या अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एक डेमोक्रेटिक माहौल की तरह देखते हैं, हम उसको एक भागीदारी के रूप में देखते हैं कि बच्चे भी भागीदार हो रहे हैं, जहां की पहले उनकी एज सच कोई वॉइस नहीं थी। पहले ऐसा था कि बच्चों की परवरिश 20वीं शताब्दी के
की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो ऐसा था कि वो अपने मन की बातें नहीं कह सकते थे, उन्हें बातें मानना है, सुनना है, फॉलो करना है, पर वो अपने मन की बातें हमेशा बहुत एक खुलेपन से प्रस्तुत कर पाए सामने, ऐसा नहीं था। पर 21st सेंचुरी की इस पेरेंटिंग में, परवरिश में आज बच्चों को इतनी फ्रीडम है, इतनी आजादी है अपनी बातें कह पाने की कि पेरेंट्स के लिए भी वो बहुत इजी है कि वो अपने बच्चों के मन को पढ़ पाए, वो जान पाए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है और बच्चों का मन किस तरफ बढ़ रहा है, और जो जेनरेशन गैप है उसको भी कम करने के लिए ये जो एक विकासशील परिवर्तन है 21st सेंचुरी की पेरेंटिंग का, वो उस जनरेशन गैप को भी कम करता है। पहले की परवरिश में थोड़ा सा शर्म, लिहाज और पर्दे की तरफ ज्यादा एक वेटेज था, पर आज की 21st सेंचुरी की पेरेंटिंग में अपने मन के सोपानों को खोल देने की और मन की एक ऊंची उड़ान भरने की बात पेरेंट्स करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बैरियर्स को तोड़ो और आगे बढ़ो। अब ऐसा भी था कि पहले जैसे 20th सेंचुरी की पेरेंटिंग में अगर हम एक जैसी संस्कार, इंस्ट्रक्शंस पे अगर फोकस कर रहे हैं तो वो एक जैसे बहुत से लोग हमें देखने को मिल सकते थे कि एक ही जैसे सब बच्चे हो रहे हैं। पर आज की पेरेंटिंग स्टाइल्स और सब कुछ इतनी अलग हैं कि कहीं थोड़ी सी फ्रीडम है, तो कहीं थोड़ा सा क्वाजी फ्रीडम है, तो कहीं थोड़ा सा अनुशासन भी है और फ्रीडम का मिक्स है। तो अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल से ऐसा हो रहा है कि हमें हमारे बच्चों के बीच बहुत विविधता देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग तरीके के। आप स्कूल्स में जाइए, इतने सारे अलग अलग तरीकों के बच्चे आपको मिलेंगे, जहाँ पहले के जैसे गुरुकुल होते थे तो आपको एक जैसे विद्यार्थी बिल्कुल एक ही रास्ते पर चलते हुए लोग दिखेंगे। मेरा लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले ऐसा भी था कि पहले की पेरेंटिंग ऐसी थी कि यस मैम, टाइम अप हो गया। अच्छा ओके, तो बस मैं लास्ट पॉइंट नहीं बोलूंगी, बस मैं एक पंक्ति से अपनी बात खत्म करती हूँ कि हमें 2.5 मिनट वार्निंग होगी। 1 मिनट मैं सब पार्टिसिपेंट को बता दूं, कंक्लूड करने का आपको मालविका जी टाइम मिलेगा 2.5 मिनट पे। अर्चना जी बस अब बोलेंगी, खाली अब बोलिए, पार्टिसिपेंट समझ जाएगा। 2.5 मिनट के बाद आप 30 सेकेंड्स और लीजिएगा, चाहे तो आप 30 सेकेंड्स और उसके बाद भी ले सकते हैं कंक्लूड करने के लिए। आप पूरा बोले प्लीज। ओके, आप बोलेंगी अर्चना जी, और उसके अलावा आप बीच में और कुछ ना बोलिएगा। आपने कह दिया, अनम्यूट करके समझ गए सबकी, 2.5 मिनट हो गया। उसके बाद 3 मिनट और फिर 15-20-30 सेकेंड और कंक्लूड करने के लिए। ओके, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। तो और ऐसा भी था कि पहले जब हम अगर सिर्फ अपने बड़ों की और पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं तो उसमें हमारे बच्चों के करियर्स को लेकर भी ऐसा था कि एक ही जैसे जो माँ बाप ने कहा या जो बड़ों ने कहा वो वही सुन रहे हैं। तो पहले भी देखा जाए कि एक ही टाइप के करियर्स बच्चे चुन रहे थे। बहुत दिनों तक भी ऐसा रहा कि हमारे बचपन में भी कि सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ही बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि उस समय बड़ों को ये लगता है कि वो एक अच्छे प्रोफेशन है और वही करना चाहिए। लेकिन अब की जो पेरेंटिंग है उसमें ऐसा है कि हमें कोई फोटोग्राफर भी मिलेगा, तो कोई ग्राफिक डिजाइनर भी मिलेगा, तो कोई हमें डीजे बनता हुआ भी दिखेगा। तो ये आज की पेरेंटिंग का ही नतीजा है कि बच्चों को अपने करियर्स चुनने की इतनी एक फ्रीडम है। तो ये है, और प्लस एक पूरे वर्ल्ड फोरम पे भी इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिर चाहे वो हिजाब को ना पहनने की बात हो, फिर चाहे वो पैलेस्टीन के अगेंस्ट बोलने, पैलेस्टीन के फेवर में और इजराइल के अगेंस्ट बोलने की बात हो। तो ये सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे मस्तिष्क का जो इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, ये सब आज की एक खुलेपन की पेरेंटिंग की ही निशानी है। और अपनी बात को खत्म करते हुए बस मैं ये कहूंगी कि कोई भी पेरेंटिंग अच्छी या बुरी इस तरह से नहीं होती। हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं उसके विकास के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि उम्र सारी बस एक काम मैं करता रहा कि धूल चेहरे पर पड़ी थी, आईना धोता रहा। तो हमारी पेरेंटिंग को हमें हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर पेरेंट या बच्चे को टारगेट करके कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। बस इतनी बातों को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मालविका जी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया किस तरह से तर्कशीलता बढ़ रही है और बच्चों को समाधान भी मिल रहे हैं। बस पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है तर्कशीलता अनुशासनहीनता में ना बदले और दी गई स्वतंत्रता स्वच्छंदता में ना परिवर्तित हो। आधुनिकता आवश्यक है पर कुछ
लिमिटेशंस में। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, सीमा दीदी हैं भी नहीं है ऑनलाइन? सीमा दीदी आ गई हैं? अभी ज्वाइन नहीं किया है, हमारे जो अच्छा। जजेस में है आदरणीय ठीक है। प्रोफेसर तो सृष्टि श्रीवास्तव जी, आप आ गई हैं मंच पे, आपका स्वागत है दीदी। थोड़ा सा लेट हो गया, जिस पार्टिसिपेंट का छूट गया है उसका आप वीडियो ठीक है, बाद में उसको रिकॉर्डिंग थैंक यू। प्लीज। हाँ, बहुत बहुत स्वागत सृष्टि दीदी का। मैं विशेष वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सृष्टि दीदी को ही, कि थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हुए इस डिबेट कंपटीशन को थोड़ा सा गति प्रदान करें। तो आदरणीय सृष्टि दीदी, विशेष वक्तव्य हेतु। थैंक यू शिखा, थैंक यू नुकमा, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले आपका पेरेंटिंग, बैक कैमरा हो गया है दीदी, फ्रंट कैमरा कर लीजिए। बैक कैमरा हो गया, अच्छा। हाँ, तो पेरेंटिंग एक बहुत बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और जैसा हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, बहुत अच्छे उसको रिच इन्वायरमेंट दिया, खिलौने दिला दिए, सब कुछ घुमाया फिराया, यहीं पर यही एक पेरेंटिंग है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग एक बहुत बहुत डिफिकल्ट और बहुत सेंसिटिव टास्क है। हम जाने अनजाने में बहुत सारी अपने व्यवहार से कभी बच्चे को आहत कर देते हैं, कभी ओवर पैम्परिंग कर देते हैं, कभी ज्यादा अनुशासन दिखा देते हैं, कभी बिल्कुल लीनियंट हो जाते हैं। मतलब कहने का है कि जैसे एक भोजन की थाली में सारी चीजों का एक विशेष स्वाद होता, कोई भी चीज घट बढ़ जाए तो खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली पेरेंटिंग ऐसी चीज है कि इसमें इतनी बहुत ही सोच समझ के संवेदनशील तरीके से करना जरूरी है। नहीं, कब आपका बच्चा उद्दंड हो जा रहा है आपकी फ्रीडम को देख के, कब आपका बच्चा ओवर सबमिसिव हुआ जा रहा है, कब वो डिप्रेशन के जोन में चला जा रहा है, आप खुद नहीं जान पाते हो। फिर एक दिन बच्चे का हाथ पकड़ के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहा है, या उसका परफॉर्मेंस घट रहा है, या मतलब वो परेशानी में फंसा हुआ है। तो इसके लिए बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, और कुछ पुरानी पद्धति कुछ नई पद्धति को मिला जुला के पेरेंटिंग बनती है। पेरेंटिंग, क्योंकि अगर हमें पुराने जैसी स्ट्रिक्टनेस नहीं भी हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। अगर हम पुराने जैसा जो दाल चावल सब्जी रोटी बनी है वही खाने को बाध्य कर रहे हैं, वो अगर हमने थोड़ा सा छोड़ा है तो ये भी नहीं कि सिर्फ हम उनके मन की चीजें खाने को दे रहे हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रिक्टनेस एंड लीनियंसी, और इस बैलेंस को हम सब लोग को सीखना पड़ेगा, और ये ध्यान देना होगा कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं, एक उसके साथ शेयरिंग केयरिंग लविंग बच्चा बनाएं, कॉम्पिटिटिव हो, सक्सेसफुल हो, साथ में केयरिंग शेयरिंग भी होनी चाहिए। एक बच्चा भी है तो उसके हाथ से हम लोगों को कुछ देने की आदत डालें, उसकी कि घर में मेड कोई जॉब, उसको ब्रेड दे के आओ, उसको बिस्किट दे के आओ, तो इस तरीके से वो करें तो ये चीजें बचपन से कल्टीवेट होंगी। और हम सब लोग को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके से बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, टीचर को मार दिया, फलाना मर्डर कर दिया, तो उस चीजों को पे हम लोगों को माइक्रो लेवल पर अपने घर के लेवल पर उसमें चेक लगाने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और बच्चे को अच्छी मूड में अच्छे कम्युनिकेशन के साथ क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड अगर हम नहीं सिखाएंगे तो उसके लिए कोई पाठशाला नहीं बनी। इसलिए परवरिश की पाठशाला में स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, केयर भी जरूरी है, कम्युनिकेशन भी जरूरी है, कंट्रोल भी जरूरी है। इस तरह से हम अपनी परवरिश करें कि बच्चा एक स्वस्थ और एक अच्छा इंसान बन के तैयार हो, एक अच्छा सिटीजन बने, जो कि सारी अपने डोंट्स और डू एंड डोंट्स को जाने। यही असली पेरेंटिंग है मेरे हिसाब से। बहुत 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 धन्यवाद मैम। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी शिखा जी, यहाँ पे हमारे जो जजेस हैं वो थोड़ा सा अपना लैंडस्केप में कर लें स्क्रीन को। अगर ऑटो रोटेशन पे रखा है तो आप बेड़ा करके रख लीजिए। आपका स्क्रीन पे बहुत स्पॉट छोटा सा आ रहा है, आपका ऑटो रोटेशन सृष्टि दी शायद नहीं है,
ऑटो रोटेशन करके अगर आप बेड़ा करेंगी तो सही रहेगा। फिर से बैक कैमरा आपका हो गया है। हाँ गिरिधर जी, आप अगर वैसे कर लीजिए, थोड़ा बेड़ा रख लीजिए स्क्रीन को। हाँ बस ठीक है, आपका ऑटो रोटेशन पे है शायद। ऑटो रोटेशन आपका भी नहीं लगा हुआ है। हाँ ठीक है, जैसे हैं ऑटो रोटेशन पे लगा के या तो कर लें आप दोनों लोग। दोनों लोगों का ऑटो रोटेशन नहीं है। सृष्टि दी और गिरिधर जी ऑटो रोटेशन कर लीजिए। ऑटो रोटेशन करके अगर बेड़ा रख लेंगे तो स्क्रीन आएगी प्रॉपर। हाँ, वरना स्क्रीन आ नहीं रही है आप लोगों की। तो जी धन्यवाद सृष्टि मैम, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई कि एक अच्छी परवरिश ही एक उत्तम मार्ग को प्रशस्त करती है, साथ ही साथ एक सफल व्यक्तित्व का विकास करती है। तो डूज एंड डोंट्स की बच्चों को बताते हुए किस तरह से हमें पालन पोषण करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें मार्गदर्शन दिया। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी टीम बी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसके अंतर्गत पूजा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि 20वीं शताब्दी पर पालन पोषण की बेहतर व्यवस्था पर अपने विचार साझा करने आ रही है। तो पूजा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। और आज मेरी थोड़ी सी आवाज खराब है और मैं सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निर्णायक मंडल को भी प्रणाम करती हूँ, अपने साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज 20वीं सदी में जो पालन पोषण हुआ है, जैसे हम लोगों ने अपने समय में देखा है, मुझे लगता है कि मैं उसके पक्ष में ही बोलूंगी और मुझे वो सही भी लगता है, क्योंकि आजकल बच्चों को पेरेंट्स पैम्परिंग ज्यादा करते हैं। कुछ भी खाना खिलाना हुआ तो पहले उनसे पूछते हैं कि तुम क्या खाओगे, जबकि हम लोगों के समय में ये होता था कि जो बना है वो खाओ, नहीं खाना है तो भी वही खाना है। तो ये मुझे सबसे बड़ा एक ये लगता है कि मतलब हम आजकल बच्चों को बचपन से ही बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं कि उनसे पूछ पूछ के निर्णय लेते हैं। ठीक है, बच्चों को पूछना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही मतलब हम बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं। पहले बच्चे माँ पर ज्यादा डिपेंड करते थे और आज पिता की भी भूमिका थोड़ी सक्रिय हो गई है। और क्योंकि आज परिवार भी एकाकी है, अलग रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में बच्चों की परवरिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बुजुर्गों का भी जो अनुभव पहले हम लोगों को मिलता था, दादी नानी लोगों का, वो अब आज थोड़े बच्चे उससे वंचित हैं। और पहले होता था परिवार में 1-2 भाई बहन होते थे। आज तो बच्चों मतलब जो पेरेंट्स हैं बस एक के बाद स्टॉप नहीं करना है और उसी बच्चे को लेके वो पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं कि आज उनको क्या देना है खाने के लिए, शाम को क्या बनाना है, कि जो बड़ों का अलग बनता है बच्चों का अलग बनता है। तो ये सारे रीजन मुझे समझ में आते हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी, जहां पहले अनुशासन और आज्ञाकारिता और जो सामुदायिक निर्भरता पर जोर था, हम लोगों को कह दिया जाता था कि तुम आपको ये करना है, हम उसमें कभी लॉजिक नहीं ढूंढते थे। पर आज अगर आप बच्चों से कोई काम कहने के लिए करते हो, मतलब बोलते हो, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि ऐसा क्यों करें हम, आप पहले इसका लॉजिक बताइए। तो ये हम लोगों को तो बस उस समय तो ये बोल दिया जाता था कि आपको ऐसा करना है तो ऐसा करना है, तो बहुत मतलब इस बात पे जोर दिया जाता था। वहीं आज बच्चों के साथ तालमेल बिठाए रखने के लिए माता पिता को बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि आप अगर बच्चे नहीं मान रहे तो उन्हें समझाना पड़ता था, जबकि पहले ऐसा होता था कि अगर बच्चे नहीं भी मान रहे हैं तो 2 झापड़ लगाया और आगे की नहीं, तुम्हें ऐसे ही करना है। तो उसमें बच्चों को कोई नहीं, बस मैं 2-4 बात और बोलूंगी, उसके बाद अपना विराम लूंगी। और मतलब कि ये मेरा सबसे बड़ा अंतर तो यही था कि बच्चों की गलती होने पे उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था, जबकि आज हम बच्चों को छू भी नहीं सकते। आज हम बच्चों को मतलब चाहे वो टीचर हो चाहे घर में हो, हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है। और आज ये भी है कि सीखना समुदाय
के साथ हम परिवार के बीच रहते थे, अड़ोस पड़ोस से सीखते थे, घरेलू वहां पहले गैजेट्स कम होते थे और हम लोग अपने अंदर भी घर में भी खेलते थे, बाहर भी खेलते थे, तो ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे, एक दूसरे से सीखते थे। तो अभाव थे, लेकिन अभावों में भी हम सब खुश थे और एक दूसरे से सीखते थे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ठीक है, आज भी बच्चों को पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, पाल रहे हैं, अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को टोकना और उन्हें गलती बताना उनकी, और उन्हें गलत बात पे कभी कभी अगर आप माता पिता अगर उन्हें मार भी देते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम उनके विचार सुन रहे हैं तो बच्चों को भी अपने माता पिता के विचार सुनने चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजा दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने हमें 20वीं सदी की परवरिश की बेहतर चीजों से अवगत कराया। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों में पैम्परिंग तो ज्यादा हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ अंजू अग्रवाल जी को, जो कि टीम बी से ही 21वीं शताब्दी की परवरिश के बारे में विचारों को साझा करेंगी। अंजू अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिखा जी। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि 21वीं शताब्दी में बच्चों की परवरिश को प्रगतिशील और जागरूक बनाया है। आज के माता पिता बच्चों पर अपनी बात को थोपते नहीं हैं, इसके बजाय वो बच्चों के संग बातचीत करते हैं, बच्चों को समझते हैं और उनकी रुचि को जानने का प्रयास करते हैं। आज की परवरिश में तकनीकी जो है वो एक सशक्त साधन के रूप में उभरी है। तकनीकी से मतलब जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और डिजिटल रीडिंग हैबिट ने बच्चों की पढ़ाई को सुलभ और आसान बनाया है। बच्चे कम उम्र में ही अपने स्थानीय स्तर के साथ साथ विश्व स्तर की भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे मोबाइल के जरिए से बहुत दूर दूर की खबरें जो हमें नहीं पता होती वो हमारे बच्चे आके बताते हैं कि मम्मी आज ऐसा हो गया, आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ तूफान आ गया, आज यहाँ साइक्लोन आ गया। भारत में रहकर भारत के बाहर की भी जानकारी बच्चों को आज की तकनीकी के माध्यम से ही मिल रही है। तकनीकी ने बच्चों को तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दिया है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा में हमारे आज विविधता और क्वालिटी इंप्रूव हुई है। पढ़ाई रटने तक सीमित नहीं रह गई है। हम लोगों ने अपने समय में बहुत सी चीजों को रट रट के पास किया, लेकिन आज प्रोजेक्ट पर आधारित शिक्षा, को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को आसान और स्थायी रूप से उनके दिमाग में वो चीजें बस जाती हैं जो वो क्रिएटिविटी के माध्यम से करते हैं। माता पिता बच्चों की रुचि के अनुसार ही उनको पढ़ाई की स्ट्रीम चुनने, खेल, कला, संगीत, विज्ञान, पाक कला जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में बच्चों को लड़की होने से रोका नहीं जाता है। जैसा कि हम लोग के समय में होता था, तुम लोग लड़कियां हो, इस कॉलेज में नहीं पढ़ोगी, यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगी, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगी। लेकिन आज हम अपने बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी देते हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे बड़ी बात मेरा कहना है कि आज 21वीं शताब्दी की परवरिश में बच्चों और पेरेंट्स के भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। पहले के बच्चों को क्यों पूछने की अनुमति नहीं थी। हमारे को ये अधिकार नहीं था कि हम अपने पेरेंट्स से पूछे कि उन्होंने कहा ऐसा करो तो कहें क्यों ना, इतना तो हम लोग को परमिशन ही नहीं थी। लेकिन आज के बच्चे खुलकर बात करते हैं, जिससे वे अपनी समस्याएं हम लोगों के संग साझा करते हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। और 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा पक्ष है कि लैंगिक भेदभाव खत्म हुआ है। आज बेटा और बेटी को समान अवसर मिल रहे हैं, दोनों को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता दी जा रही है। ये 21वीं शताब्दी की परवरिश का सबसे सकारात्मक पक्ष है। आज के बच्चे आत्मनिर्भर हैं, नई सोच रखते हैं, वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूक हैं। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं शताब्दी की परवरिश बच्चों को सशक्त, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार कर रही है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विशेष वक्तव्य हेतु निर्णायक मंडल से आदरणीय गिरधर खरे जी को, जो कि बहुत ही गहनता से सभी के वक्तव्य को, अभिव्यक्तियों को सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। तो आदरणीय गिरधर खरे जी। सर अनम्यूट करिए। हाँ unmute आवाज आ रही है मेरी? ठीक ठीक आ रही है सर। अच्छा। तो आज का जो विषय है वो परवरिश पर है, और परवरिश का विषय चुनने के लिए मैं अनुपमा जी को और पूरी अपराजिता टीम को सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आज के इस दौर में इस तरफ ध्यान गया है, क्योंकि परवरिश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और परवरिश में सबसे ज्यादा भूमिका माताओं की होती है, इसलिए मैं पहले आज के इस पटल पर मौजूद सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। और जहां तक अभी बात चल रही है 20वीं शताब्दी की परवरिश और 21वीं शताब्दी की परवरिश, तो चूंकि मैं निर्णायक मंडल में हूं अभी, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा किसने क्या बोला है, किसका पक्ष है विपक्ष है। लेकिन ये बात सही है कि हर दौर का अपनी परवरिश का उस समय की परिस्थितियों के अनुसार से परवरिश हुई है। 20वीं शताब्दी में जैसी स्थितियां थी, जैसी तकनीक थी, जैसे मुद्दे थे, उस हिसाब से परवरिश की जाती थी, जैसे संसाधन थे। तो परवरिश उस जमाने की जो थी वो उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी थी और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता था। हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं और 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के बीच में कोई बहुत ज्यादा भी गैप नहीं है। 21वीं शताब्दी में परवरिश अब जो हो रही है वो तकनीक के दौर की हो रही है। हम तकनीक में आगे बढ़े हैं, नए नए स्कूल खुले हैं, नए नए संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम सब उससे जुड़ रहे हैं, बच्चे भी और बुजुर्ग भी, माता पिता भी उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को ढाल रहे हैं और बच्चे भी ढाल रहे हैं। हम उससे बच नहीं सकते हैं। अब जरूरत क्या है कि हम जो 20वीं शताब्दी की अच्छाइयां हैं, 21वीं शताब्दी की अच्छाइयां, इन दोनों का तालमेल बिठा के अगर आगे बढ़ेंगे, संस्कार युक्त अगर किसी को करेंगे, अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे। ऐसा नहीं है कि 21वीं शताब्दी में सब बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके हम अगर अच्छे घर में संस्कार देते हैं तो बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पुराना का भी सम्मान भी कर रहे हैं बच्चे, बड़ों का, और सारी चीजें। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम घर में बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार दें। मैं मतलब जो है अच्छे संस्कारों के लिए चूंकि कवि हूं, बता दे रहा हूं कि उनको परवरिश में क्या बताने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जब तक ये नहीं समझेंगे जीवन में सफलता के लिए हम सबसे पहले इंसान हैं, अगर इंसानियत हमारे अंदर आ गई तो हम जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, निश्चित रूप से। मैंने कभी कहा था कि इंसानियत के भाव से मिलिए मिलाइए, मिलिए गमों में मिलके ही खुशियां मनाइए, मंजिल उम्मीदों की तुम्हें पानी है अगर तो अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए। पुरानी चीजों को, खराब चीजों को जब आप भूलते जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे आपके पास अच्छे अवसर आते हैं। तो हमें उस तरह से अपने आप को ढालना है। और मैं समझता हूँ चूंकि समय कम है, सबको बोलना है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। इतना बोल के ही मैं अपने आप की वाणी को विराम देता हूँ और आप शिखा जी से अनुरोध करता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमें समझाया किस तरीके से हमें जो रिश्तों की औपचारिकताएं हैं और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन को साधते हुए बच्चों का पालन पोषण करना है, जो कि अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी अगली वक्ता को, जो कि टीम सी से हैं, डॉक्टर रीमा छाबड़ा जी को, जो पुनः 20वीं शताब्दी पर अपने विचारों को लेकर हमारे मध्य आ रही है। स्वागत है रीमा जी। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। मैं 20वीं शताब्दी के पक्ष में अपनी बात रखना चाहूंगी। एक पुत्री के रूप में मैं 20वीं शताब्दी को जी रही थी और एक माँ के रूप में मैं 21वीं शताब्दी को जी रही हूँ।
आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, और आपकी परवरिश बता देती है कि आपका परिवार कैसा है। कोई भी शताब्दी जब शुरू होती है तो एक संक्रमण काल से गुजरती है, जैसे कि हमारी 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था वो 19वीं शताब्दी की रूढ़िवादिता और परंपराओं के पालन को लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे 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 आजादी के बाद का जो समय था, धीरे धीरे माता पिता में मनोवैज्ञानिक विकास को महत्व देना उन्होंने शुरू किया और बच्चों के साथ थोड़ा दोस्ती करना शुरू किया, जैसे उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझना शुरू किया। हमारे अपने माता पिता ने भी, क्योंकि हम लोग उस दौर के हैं जब 1970 से 2000 के बीच का समय चल रहा था और माता पिता काफी चेंज होना शुरू हो चुके थे। तो परवरिश और संस्कारों के साथ साथ में उन्होंने और अधिक समझदार, लचीला और भावनात्मक रूप से हम लोगों के साथ अपनेपन का दृष्टिकोण अपनाया और आगे हम उस कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। बचपन से ही हम लोगों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया। जितने भी बॉयज होते हैं उनको चरण स्पर्श करना और हम लोगों को नमस्कार वगैरह करना सिखाया गया। घर की परंपराएं, पूजा पाठ, सब में जो जिस भी धर्म का है वो उस धर्म को फॉलो करता हुआ अपनी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा था। आज भी हम देखते हैं हमारी माएं हैं वो किचन में खाना बनाते वक्त कभी खाना जूठा नहीं करती, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा 21वीं शताब्दी का असर है और वो उनका 20वीं शताब्दी का असर है कि वो मानती है खाने में भगवान है, लेकिन हम लोग चख कर देख लेते हैं कि हमारे बच्चों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। हम लोग चरण स्पर्श करते हैं तो आज भी पैर छू कर करते हैं, पर हमारे बच्चे जब उनसे कहा जाए तो कभी घुटने छू लेते हैं, फिर हम आंख दिखाते हैं तो वो पैर छूते हैं। हम लोग सुबह जल्दी जागा करते थे। हमारी माएं आज तक वो ब्यूटीफुल स्किन लेकर बैठी हैं क्योंकि वो सुबह जल्दी जागा करती थी। और ये बात जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि 20 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में आपका चेहरा परिपक्व सा दिखने लग गया है, क्यों? क्योंकि आप लोग रात को जागते हैं और दिन में सोया करते हैं। तो वो हमको बताते हैं कि आपकी सर्कैडियन रिदम अलग है और हमारी सर्कैडियन रिदम जो है वो अलग है, ये जेंजी है। तो अब हमें क्या करना है कि हम जो 20वीं शताब्दी से अपने संस्कारों को लेकर आए हैं उनको धीरे 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 उनके उन तक पहुंचाना है। तो उसको बस हम वही कर सकते हैं कि जब हम लोग कोई चीज करते रहते तो देखते देखते बच्चे फॉलो करते हैं। हम आप रामायण महाभारत के युग के हैं और धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हम लोगों ने सब सीखा। तो अब संस्कारों की उस समय पर नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही थी, वो हम लोग कहानियों के माध्यम से बस बच्चों तक पहुंचा सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार जैसा हमारा था उनकी कहानियां बताकर, क्योंकि अब संयुक्त परिवार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वंस इन अ वाइल बच्चों को अपने चाचा चाची जो भी आसपास के हैं उनसे मिलाने ले जा सकते हैं। पहले क्या होता था, हफ्ते में एक बार पापा की छुट्टी वाले दिन पूरा परिवार एक साथ खाना खाने जाया करता था बाहर। अब स्विगी जोमेटो के युग में सब किनारे किनारे होकर के कभी पिज्जा मंगा लेते हैं, कहीं बर्गर्स मंगा लेते हैं, तो उस चीज में भी थोड़ा अलगाव, एकाकीपन सा भाव आने लगा है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो संस्कार सीख कर आए धीरे धीरे उतने ना सही, क्योंकि हम लोग भी 21वीं शताब्दी के बच्चे भी रहे हैं और आगे हम लोगों ने वही सारी चीजें आगे बढ़ानी है, क्योंकि आधुनिकता तो नदी का बहाव है और नदी हमेशा आगे बढ़ेगी, पर उसे मिलना सागर से है और सागर है वो संस्कार, वो परवरिश जो कि हम लोगों को अपने बच्चों तक पहुंचाने हैं। तो इस आधुनिक बनने की होड़ में हम लोग बस ये ना भूल जाएं कि हमें उसकी आधुनिकता की नुमाइश नहीं करनी है, सिर्फ आधुनिक विचार बच्चों को देने हैं, क्योंकि आधुनिक हमें सोच को बनाना है, कपड़ों को और शरीर को नहीं। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी। पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकता का समावेश बहुत ही अच्छे से और सुंदर तरह से आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। मैं पुनः आप ही की टीम से बुलाना चाहूंगी 21वीं शताब्दी पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आदरणीय बरखा जी को, जो कि पावन नगरी अयोध्या से हमारे मध्य आभासी पटल पर उपस्थित हो रही हैं। बरखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। बार बार जब आप लोग ये याद दिलाते हैं कि मैं अयोध्या से हूँ तो मुझे और पवित्रता की अनुभूति होती है। और जन्म लखनऊ का है, लेकिन अच्छा लगता है कि चलो हम 7 द्वीपों में से एक द्वीप अयोध्या में है। तो सभी उपस्थित अतिथियों को नमस्कार। और रीमा जी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया आपकी स्पीच रही। और मैं 21वीं शताब्दी के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगी। रीमा जी ने बताया कि आज की हमारी जो जनरेशन है इसको जेन जी कहते हैं।
और मेरी बेटी है, एक ही है। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जो 2000 के बच्चे हैं, 2010 तक के, ये जेन ज़ी कहलाते हैं और 2010 के बाद के जो बच्चे हैं, ये जेन अल्फा कहलाते हैं। तो हम जेन अल्फा और जेन ज़ी के माता-पिता हैं इस सदी के, 21वीं सदी के, और हमारे माता-पिता 19वीं सदी के थे। मैंने जो माहौल देखा है, या जो बहुतायत मात्रा में 20वीं सदी का माहौल था, तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा समाज के भविष्य का मार्गदर्शन है और परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। हमें परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना है। पर जो 20वीं शताब्दी की परवरिश में माता-पिता का प्रेम था, बच्चों के भविष्य के प्रति जो चिंता थी, वो जो उसमें जो भावनात्मक अभिव्यक्ति थी, वो बहुत सीमित थी। और अनुशासन इतना कठोर था कि कभी-कभी माता-पिता का निर्णय ही अंतिम सत्य माना जाता था। इसे आप अस्वीकार नहीं करेंगे। विवाह हो या जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय, बच्चों की सहमति गौण रहती थी। लड़कों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, और लड़कियों के लिए केवल टीचिंग ही उचित मानी जाती थी। ससुराल वाले भी कहते थे बीएड होनी चाहिए लड़की, सरकारी नौकरी होनी चाहिए लड़की की, अगर वो जॉब कर रही है तो। उसके बाद लड़कियों के विवाह की एक निश्चित उम्र तय कर दी जाती थी और विवाह करना है, इसी से करना है, ये भी निश्चित किया जाता था माता-पिता के माध्यम से। और कभी-कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि माता-पिता ने जो विवाह कराया हमेशा लड़का अच्छा ही हो। माता-पिता तो कहते थे लड़का अच्छा है, जैसे उन्होंने ही पाला-पोसा बड़ा किया। बच्चों की चिड़चिड़ाहट और मानसिक संघर्ष, अवसाद, इसको अनुशासनहीनता माना जाता था। मगर जो बच्चा है, उसका शरीर है, उसमें जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके प्रति जो हमारे माता-पिता थे 20वीं शताब्दी के, वो थोड़े से असहज होते थे। चाहे पिता हो तो वो बेटे से बात नहीं कर पाता था, या उसे मार्गदर्शन, या बेटे को कोई दोस्त मिल जाएगा तो थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाएगा, लड़की को भी कोई फ्रेंड मिल जाएगी तो वो गाइडलाइंस मिल जाएगी। टीचर्स ने जो मार्गदर्शन दे दिया स्कूल में, विद्यालयों में, तो वो हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2000 के जो बच्चे हैं, जो जन्मे बच्चे हैं, जेन ज़ी हैं जो भी, तो इस सदी में माता-पिता का एक तो बच्चों से खुलकर संवाद होता है, वो भी हँसी-खुशी के माहौल जैसा, और माता-पिता बच्चों से हर प्रकार के शारीरिक बदलावों की चर्चा करते हैं, हम लोग करते हैं, और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, जो भी उचित मार्गदर्शन है। और माता-पिता ऐसी चर्चाओं में बिल्कुल झिझकते नहीं हैं, जिस कारण से अनेक लड़कियों को अनावश्यक संकोच और असहजता जो है वो झेलनी नहीं पड़ती है, खासकर लड़कियों को। बच्चों की जो प्रतिभा है, रुचियां हैं, आत्मसम्मान के बारे में उन्हें उचित माहौल दिया जाता है। तनाव, अवसाद, भावनात्मक कठिनाइयों में बेहतर काउंसलिंग की सहायता ली जाती है, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो। आज की माँ बेटी को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है, जबकि शताब्दी में सहनशीलता, चुप्पी पर जोर दिया जाता था। पीढ़ीगत आत्मसंघर्ष को तोड़ते हुए आज की बेटी शिक्षा और आत्मसम्मान के बल पर विवाह के बाद भी दोनों परिवारों में संतुलन स्थापित करती है, और कुल मिलाके 21वीं सदी की परवरिश समझ, जागरूकता, मानवीय संवेदना की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो मैं इसमें आपको सिर्फ इतना ही अंत में कहना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी संपत्ति है, और जो उनका भविष्य है वो हमारी उपलब्धि है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी। बहुत ही अच्छे से आपने 21वीं शताब्दी से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भी साझा किए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी अध्यक्षा महोदया को विशेष वक्तव्य हेतु, जिनके कुशल मार्गदर्शन से ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो पाता है, और समय समय पर जिनकी ऊर्जा से हम लोग ऊर्जा लेकर और इस तरह के कार्यक्रमों को करने का, एक तरह से कार्यक्रम का पूरा आयोजन करने का प्लान बनाते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी सक्रिय अध्यक्षा महोदया को, डॉक्टर सीमा सरकार जी को। धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन। मैं थोड़ा जुड़ नहीं पाई, लेट जुड़ी, और सभी का आभासीय पटल पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो अतिथि हैं गिरिधर जी, उनका विशेष रूप से अभिनंदन। और मैं उनको सुन नहीं पाई, लास्ट लाइन्स ही शायद मैं सुन पाई उनके। और आज का जो विषय है, यानी कि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, तो मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने अपने पिता को भी देखा, वो कहते हैं कि यू शुड बी अहेड ऑफ योर टाइम्स, यू शुड
अपने आप को आप अगर दूसरे जनरेशन के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करके चलेंगे तो वो जनरेशन आपको फ्रेंड समझेगा। यानी कहते हैं ना, जब पिता का जूता बच्चे के पैर में आ जाए तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए, वाली चीज जो है। तो मैं तो उस माहौल में पड़ी हूँ, मैंने पली बढ़ी हूँ जहाँ पे मैंने समानता का व्यवहार देखा है, परवरिश भी ऐसी पाई, और मैंने सेम वही चीज अपने बेटे के साथ में निभाई कि बेटे को मैंने एक दोस्त बनाने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि 20वीं शती और 21वीं सदी का ऐसा कुछ डिफरेंस होना चाहिए। सदियां आती जाती रहती हैं, ये मानव मन है, वो किस प्रकार से अपने को ढालता है, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, वो मायने रखता है कि आप किस तरह से अपने आप को उस सदी में ढालते हैं। अगर आप अपनी रूढ़ियों से जकड़े रहेंगे, आप उसमें अपने आप को न्यू जनरेशन के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, बिकॉज यू नो परिवर्तन कहते हैं ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो अगर आप परिवर्तनशील नहीं है तो फिर आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे जो लगता है, मेरा एक मतलब न्यूट्रल सा आप कह सकते हैं चीज है कि यू शुड बी एकोमोडेटिंग एंड एडजस्टिंग। तो परवरिश की बात तो वहीं पे आती है कि जहाँ पे आप अपने आप को मोल्ड अप कर ले रहे हैं, आप अपने आप को, मुझे तो लगता है कि मैं 20वीं सदी की, अगर 19वीं से 20वीं सदी की अगर मैं हूँ तो मैं 21वीं सदी को भी मैं आत्मसात कर रही हूँ। हम लोग डिजिटली कितना स्ट्रांग हुए हैं कोविड के टाइम से, तो हमने अपने आप को बहुत, अभी डिजिटल साइन करना होता है तो कभी कभी मैं गड़बड़ाती हूँ तो मैं वो जूम कॉल करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, चीजों को सीखती हूँ और करती हूँ। तो मेरी परवरिश ये है कि मेरा बच्चा जो है मुझे सिखा रहा है, वो मेरा गुरु हो जाता है। कहीं पे मेरी म्यूजिक टीचर मेरे से बहुत यंग है, जिससे मैं सीख रही हूँ, तो मेरे लिए वो गुरु है, मेरे लिए वो आराध्य है। तो मेरे लिए ये चीजें हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द मेन थिंग। मैंने आप अपने आप को एज पेरेंट किस तरह से खड़ा करते हैं, वहां पे आपकी परवरिश की बात आती है। एंड आई थिंक मेरे लिए वही है कि एज पेरेंट आप अपने बच्चे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं, कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं, that hardly matters about 20th century or 21st century as for me. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे से आपने हमें बताया कि किस तरह से परिवर्तन के साथ साथ हमें बदलते हुए समय के साथ खुद भी चलना है और अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से ढालना है। थैंक यू सो मच। अब मैं इसी क्रम में नेक्स्ट टीम को इनवाइट करना चाहूंगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्वेता जी को, जो कि पुनः 20वीं शताब्दी की बेहतर पेरेंटिंग पर अपने विचारों को लेकर हमारे मध्य आ रही है। श्वेता जी। मैं उससे पहले लूंगी, टाइमिंग लगाइएगा श्वेता जी की। मैं यहाँ हमारे दर्शक दीर्घा में भी लोग उपस्थित हैं, मैंने विनती किया था, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो आज की जनरेशन के हैं, युवा वर्ग भी है, हमारे बहुत से सीनियर मेंबर भी हैं, हमारी कार्य समिति के लोग भी हैं। मुझे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारी कोषाध्यक्ष अर्चना जी तो टाइमिंग नोट कर रही है और कहीं ना कहीं सबकी किरकिरी बन रही है लगातार, जो सबको 2.5 मिनट पे बहुत सतर्कता से रोकती जा रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर स्नेहा चौधरी जी हैं और हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट है, जिसमें मधु श्रीवास्तव जी हैं जो अभी वक्तव्य भी प्रस्तुत करेंगी। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से विशुद्धि श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ निधि सक्सेना जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं और हमारे सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं संध्या श्रीवास्तव जी जो हमारी पूर्व मीडिया प्रमुख भी रह चुकी हैं। हमारे साथ शिखा जी हैं, ये भी हमारे संगठन में विशेष भूमिका रखती हैं, कार्य समिति में है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सदस्य भी हैं, हमारे साथ विनीता त्रिपाठी जी भी हैं जो शायद अभी कोई वक्तव्य भी देगी। जो लोग ऐसे उपस्थित हैं, उनका यदि कोई भी प्रश्न है, तो यहाँ पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, लेकिन यदि कोई भी प्रश्न है किसी पार्टिसिपेंट से तो प्लीज आप अभी रिबटल होगा इसके बाद, तो आप उसमें पूछिएगा, प्लस आपका भी कोई विचार है तो आप आमंत्रित हैं, उसके बाद में आप प्रकट करिएगा। और हमारे साथ दिल्ली से विश्रुति भी जुड़ी हुई हैं। जी जी, मैंने बोल दिया। सीमा ने बहुत अच्छे विचार दिए। प्रोफेसर
प्रोफेसर सृष्टि जी भी आप हमारे साथ में आपके अभी विचार का नाम लेने जा रही थी और आप में है, उनका इंट्रोडक्शन लंबा इंट्रोडक्शन हो चुका है। हमने पटल पे हमने नहीं जो है तुम्हारे विचार सुने और तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी सफल प्रोफेशनल हो, तुम सब जितने लोग पटल पे जुड़े हैं सभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और सेंसिटिव मदर्स हैं, सेंसिटिव पेरेंट्स हैं। और बस हमारी तो सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों को एक संवेदनशील प्राणी बनाइए, वो उतना सफल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ रश्मि सिंह जी भी हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनकी पुस्तकें और भी आई मुझे नर्चर करने में जिनका हाथ है वो भी मेरे साथ में है। जी। मैं दिखाना चाहूंगी उनको भी, वो मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। जी। ये देखिए, नमस्ते तो मेरी परवरिश इन्होंने की है और मैंने भी जिसकी परवरिश की है वो भी मंच पे उपस्थित है, तो अभी वो चाहे ना चाहे यस उससे भी हमारी मैं विचार लूंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड शी इज वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव गर्ल एज फार एज आई नो। उसका भी थैंक यू आ रहा होगा अभी चैट बॉक्स में, तो आप लोग प्लीज सभी लोग कुछ ना कुछ बोलिएगा। हाँ, ओवर टू यू शिखा। सृष्टि दी म्यूट कर लीजिए, सृष्टि दी म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। तो मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी श्वेता जी को, जो कि 20वीं शताब्दी पर अपने विचारों को लेकर हमारे मध्य आ रही हैं। श्वेता जी। जी धन्यवाद शिखा जी। सबसे पहले मैं अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि श्रीवास्तव मैम, गिरधर खरे सर और बाकी भी जितने लोग समृद्ध मंच पे उपस्थित है उनको मैं नमन करती हूँ। और मैंने जैसे कि टॉपिक लिया 20वीं शताब्दी का, क्योंकि हम लोग भी 20वीं शताब्दी के हैं और 20वीं शताब्दी में बहुत बात हुई, लेकिन मैंने जो भी देखा उसमें देखा कि 20वीं शताब्दी जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो शुरुआती 20वीं सदी थी जो कि 1900 से 1930 तक हुई, और उसके बाद मध्य और उत्तर 20वीं सदी रही जो कि 1940 से 1990 के बीच में रही। और उसके बाद जब 2000 तक की जो 2001 से लेकर अब जो उसके बाद आई वो आई 21वीं सदी। तो मेरे अपने घर में मेरा एक संयुक्त परिवार है और मेरे यहाँ जो शुरुआती है 20वीं सदी उसके भी हैं, मेरे फादर इन लॉ है, और उसके बाद की जो मध्य 20वीं सदी आई उसके हम मेरे हस्बैंड हैं, और जो अभी 21वीं सदी आई उसके मेरे बच्चे हैं। तो हम ये सारी सदियों को साथ में लेके चल रहे हैं, और इस चीज़ के लिए मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ कि उन्होंने हर जनरेशन के साथ अपने आप के साथ सामंजस्य बनाया। जितनी भी बातें मैं अभी सुनती आ रही हूँ 20वीं सदी में, ये हम लोगों ने बहुत अनुशासन से हम लोग पले हुए हैं, बहुत संस्कार परंपराओं से पले, और इसी सदी में आके मैं भी 20वीं सदी के लास्ट में एकदम आई, उसके बाद भी हम 21वीं सदी के साथ यहाँ संयुक्त परिवार में ही रह रहे हैं और उसी को आज 20 साल से चला रहे हैं, और मुझे कभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। तो ये सदियों जो 2 अलग अलग सदियाँ या संस्कारों का अगर मिलन देखा जाए तो वो शायद हमारे अपने ऊपर ही होता है कि हम अपने वातावरण के साथ अगर हम अपने आप को चेंज करते जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाता है और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे जाते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो 20वीं सदी थी उसमें बच्चों की परवरिश में बचपन से उनको एक अलग अवस्था के रूप में मान्यता मिली थी। उनको अनुशासन सिखाया जाता था, उनको संस्कार सिखाए जाते थे, और लेकिन एक चीज़ें और कुछ और भी था कि जैसे बाल श्रम था पहले के समय में, जो कि बाद में जब मध्य 20वीं सदी आई तो उसमें बाल श्रम पे कानून बन गया, उसको रोक दिया गया। तो बाल श्रम बच्चों से कराया जाता था, बहुत ही कठोर अनुशासन था, बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था। कभी कभी तो वो दंड ऐसा होता था जो कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना ज़्यादा होता था कि बच्चे उसको सहन नहीं कर पाते थे और सुसाइड तक करते थे। वो कुछ कम हुआ और पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा था, जो कि अब एक डिजिटल लाइफ में लाएं अगर हम तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो ज्ञान था बच्चों का वो ज्ञान अब उस लेवल पे नहीं होता है। बच्चे मोबाइल और डिजिटल लाइफ जो जी रहे हैं, लेकिन जो एक हम लोगों ने किताबें पढ़ते थे, किताबों से जो ज्ञान आता था वो ज्ञान अब नहीं है, जिस ज्ञान को हम लोग लेके चले हैं।
और एक बहुत ही जो आम बात थी, जो सदी के मध्य तक आते बाल अधिकारों पे और शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जाने लग गया। पहले इस पे इतना ज़्यादा जोर नहीं था। पुरानी सदी में जो 1900 से 1930 तक का टाइम था, उसमें इतना ज़्यादा इन बातों पे जोर नहीं था। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के आगे उसके लिए बहुत ज़्यादा, और वो भी नहीं थे, अगर बीमारी भी कोई हो गई तो ज़्यादा कोई इलाज नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी। धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ने लगी, डेवलप होने लग गई, और माता पिता का नियंत्रण भी धीरे धीरे कम हुआ। माता पिता भी उस बात को समझ, जो पहले जो थी सदी और जो मध्य सदी आई, उसमें बच्चों के पे नियंत्रण का थोड़ा सा कम हुआ। वो बच्चों की बातों को सुनने समझने लगे। हम लोग भी 20वीं सदी में रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को बहुत मारा पीटा हो या बहुत ऐसे किया हो। बहुत आराम से हम लोग की हर बात सुनते थे, और ये नहीं था कि हम लोग नियंत्रण से उनके कभी बाहर हो गए हों। अपने पेरेंट्स की बात को सुनना, उनके संस्कारों को लेना, उसको आगे बढ़ाना, ये हम लोगों ने किया। हम लोग हम लोग वो उस जनरेशन के हैं, उस पीढ़ी के हैं जो कि जिसने इस बदलाव को देखा है। जो एक मतलब फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन या टीवी कुछ था ही नहीं। हम लोग ने तो ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेके, और आज ये समय जब एलईडी तक आ गया वहाँ तक का टाइम हम लोग ने देखा है। यहाँ तक कि प्रोजेक्टर पे तो अब चलता है, तो हम लोग ने वो टाइम देखा। तो हम लोग वो पीढ़ी है जिसने कि बदलाव देखा है पूरा। और अब ये बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल माहौल बनाने की कोशिश पहले नहीं थी, अब बढ़ गई है, अब ज़्यादा हो गई है। लेकिन पहले जब संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चे उनके साथ में रहना, बड़ों से सीखना, और दादी नानी के साथ उनकी कहानियाँ सुनना, उनके जो पुराने आदर्श होते थे उनको समझना, वो जानते थे। अब वो चीज़ कम हो चुकी है। अब बच्चों को उतने आदर्श आप कितना सिखाएंगे, इतना समय भी नहीं होता है। जो सच्चाई ये है, क्योंकि दिन पे दिन जो एक प्रयोगात्मक अगर दौर में प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो हम लोग के पास कितने संसाधन बहुत हो गए हैं, लेकिन हम सब अपने कामकाज में बिजी हो गए, और एकाकी फैमिली हो गई है, ज्वाइंट फैमिली अब नहीं रह गई है। बच्चे पूरा पूरा दिन अकेले रहते हैं। अब हमारे पास, हम माता पिताओं के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि अपने बच्चों को भी देख पाएं। यहाँ तक कि जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं मीटिंग में तो कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि अपने बच्चों की डायरी तक वो देख पाएं कि क्या मिला, क्या होमवर्क हुआ, या क्या कोई नोटिस भी आई हो। तो ये एक बहुत बड़ा ये कह लीजिए कि हम लोग की कमी होती चली जा रही है, या अब हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे, ये होता जा रहा है, जो कि पहले के टाइम में नहीं था, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन कम थे। अगर नौकरी भी जैसे मध्य सदी के बाद, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो ऐसा वहाँ से पति पत्नी दोनों ही काम करने लगे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 70s और 80s के टाइम से अभी भी नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों की, ऐसा नहीं था परवरिश पे कहीं रोक कर दी, लेकिन क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे तो वो लोग, बच्चे उसमें सिक्योर रहते थे, उनको सुरक्षा भी मिलती थी, संस्कार भी मिलते थे, और उनके जो एक पोषण होता था बच्चों का वो पूरा होता था। आज के समय में हम लोग खाना बच्चों को उस हिसाब से सिर्फ जो वो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, हम उनको डाइट नहीं दे रहे हैं, हम उनको सिर्फ उनका पेट भर रहे हैं। वो चाहे वो फास्ट फूड से भर लें और चाहे हमारे द्वारा बनाए गए दाल चावल से भर लें। तो ये काफ़ी बड़ा जो मुझे अंतर नज़र आता है। दूसरा, 1920 के बाद से नर्सरी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। पहले नर्सरी शिक्षा का नहीं था विधान, क्लास 1 से सीधे होता था, और इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी और गणित होती थी। तो 1920 से इसका आगे शुरुआत हुई, और जो कठोर अनुशासन था उस पे भी थोड़ा सा कम हुआ। सहयोगी परिवारों का उदय हुआ, और रूसो थे जो एक विचारक थे जिन्होंने कि ये बताया कि जो किशोरावस्था की पहचान कराई। पहले के समय था किशोरावस्था एक बहुत ही, जैसे कि हम लोगों ने साइको में पढ़ा, एक तूफानी एज होती है बच्चों की। उस समय बच्चों को लगता है कि हम लोग बहुत गर्म खून होता है, बहुत ज़्यादा वो सब कुछ कर सकते हैं। उस एज में जो 19th वाला होता है, टीन एज होती है बच्चों की, उस समय बच्चों को गाइड करना, उनको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस किशोरावस्था की पहचान उस समय पे हुई। टाइम ओवर हो गया, आपके 5 मिनट हो गए हैं, 2.5 से जी धन्यवाद। मैं फिर विराम देती हूँ अपनी वाणी को इसी के साथ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दे सकती हूँ छोटा सा? जी, अगर अनुमति हो तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगी कि जैसे श्वेता ने कहा ना कि हम लोग दादी नानी के साथ में समय बिताते थे, ये डिफरेंस आया है।
ये 21st सेंचुरी में डिफरेंस है कि हम लोगों ने अपना बचपन समर वेकेशन नानी के घर में, हमारी मौसी के बच्चे और सब इकट्ठा होते थे। अब वो परिपाटी खत्म हो गई है। अब मेरा बच्चा या मेरी मौसी की बेटे, मैंने मेरे कजन्स, अब हम लोग एक जगह इकट्ठा होके, एक छत के नीचे इकट्ठा होके वो आइस बाइस और इस तरह की पिट्ठू और ये सब खेल खेलना, ये सब अब नहीं है। और हम लोग एक जगह मतलब इकट्ठे होने की परंपरा अब नहीं रह गई। तो ये डिफरेंस तो है। बिल्कुल दीदी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। जहां तकनीकी समझ विकसित होती जा रही है, वहीं पर देखिए तो भावनात्मक जुड़ाव का अभाव भी होता जा रहा है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी अगली वक्ता को, नीति जी को, जो कि 21वीं शताब्दी से संबंधित अपने विचारों को साझा करेंगी। तो नीति जी। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरी प्रिय अपराजिता मंडली और जो दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को मैं ये आज बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा विषय लिया गया है कि पालन पोषण जो समय की रफ्तार के साथ चलता चला आया है, पर अपने मूल्यों की जड़ों को भी मजबूती से वो थामे हुए है। 21वीं शताब्दी का पालन पोषण कहते हैं कि समय बदलता है, पर प्यार का स्वर नहीं बदलता है। आज का अभिभावक शायद डांट कम लगा रहा है, पर समझ ज्यादा रहा है। वो आदेशों की जगह संवाद को ज्यादा चुनता है। अपने बच्चों के साथ वो सभी तरह का संवाद प्रस्तुत करता है, और जिससे ये होता है कि बच्चे जो है खुल के अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। मेरे भी 2 बेटे हैं। मैंने इन्हीं सब मूल्यों को सामने रख के उनका पालन पोषण किया है और उनको भारत का बहुत ही अच्छा नागरिक बनाया है, एक डॉक्टर बनाया है, एक इंजीनियर बनाया है। तो मैं इन्हीं विषयों को बता रही हूँ, जो आदेशों की जगह संवाद को चुना है मैंने, और डरों की जगह समझों को अपनाता हूँ मैं। तो ये जो समझने की जो है बच्चों और पेरेंट्स के साथ में, ये बहुत ही मूल्यवान चीज है। इसी बदलते ढंग ने बच्चों के मन में विश्वास का नाम जो है उजागर किया है। उनमें विश्वास आया है। 20वीं शताब्दी में अनुशासन प्रमुख था, ये तो मानती हूँ, पर डर के आवरण में लिपटा हुआ था। आज 21वीं शताब्दी कहती है अनुशासन रखो, पर आत्मसम्मान के साथ सीख भी लो। क्या अब बच्चों को केवल क्या करना है नहीं सिखाया जाता है, बल्कि क्यों करना है ये भी समझाया जाता है। यही समझ आने वाले कल का विवेक बनाती है, और यही स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को भी पैदा करती है। आज का पालन पोषण जहां गलती को अपराध नहीं मानता है, वो सीढ़ी मानता है। जहां रोने पर उन्हें ताने नहीं मिलते हैं, बल्कि उनको कंधे मिलते हैं अपने पेरेंट्स के। 21वीं शताब्दी के माता पिता सिर्फ घर नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के भी पहरेदार हैं। आज का पालन पोषण टेक्नोलॉजी और परंपरा दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। एक हाथ में डिजिटल ज्ञान और दूसरे में नैतिक मूल्यों की थाली, इन दोनों में संतुलन बना के चल रहे हैं बच्चे। वे बच्चे जो आधुनिक भी हैं और मानवीय मूल्यों को भी समझते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि समय बदल रहा है, हर युग अपने ढंग से श्रेष्ठ है, पर 21वीं शताब्दी के बच्चे डर से नहीं, संवाद के दबाव से नहीं, समझ से, आदेशों से नहीं, सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने भी अपने घर में इन्हीं सब मूल्यों को सामने रख के आगे बढ़ी हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाया है। मेरी एक बहू भी है, वो भी अपनी पर्सनल बातें मुझसे खुल के शेयर करती है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी। आप वास्तव में बधाई की पात्र हैं कि नैतिक मूल्यों के साथ अपने परिवार को इतने अच्छे आयाम को देते हुए और एक सफल और कुशल वक्ता के रूप में हमारे मध्य दिखा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विशेष वक्तव्य हेतु आदरणीय मधु अग्रवाल जी को। मधु अग्रवाल जी शायद अभी लेफ्ट हुई है, जब तक आप आगे लीजिए। पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिखा श्रीवास्तव जी को,
जो कि पुनः 21वीं शताब्दी पर ही अपने विचारों को साझा करेंगी। शिखा श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मंच पर आसीन सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैंने विषय चूज किया है कि 21वीं शताब्दी की पेरेंटिंग के पक्ष में बोलूंगी, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 20वीं शताब्दी की जो वो पेरेंटिंग हुई है उस पे मैं कोई क्वेश्चन उठा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उसका एक प्रोडक्ट हूँ, तो मैं ये कतई नहीं कह सकती हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी मेरी मतलब पेरेंटिंग की। 21वीं शताब्दी में हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम में बच्चों को हैंडल कर पाना, इसलिए कि हमारी जो मानसिकता है, हमने जो अपने बचपन में देखा है, थोड़ा अनुशासन, थोड़ी सख्ती की गई है, हमें रोका टोका भी जाता था, ये सही है, ये नहीं है। हमारे पर्सनल डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेते थे, भाई बहन लेते थे, वो था। आज क्या है, आज ज्यादातर घर में एक बच्चा है या दो बच्चे ये हैं, तो उनकी क्या मानसिकता है, वो समय के साथ साथ जैसे बढ़ रहे हैं, उनके मेंटल स्टेटस कैसे चेंज हो रहा है, उसको समझने के लिए हम पेरेंट्स को ही मतलब ऑलवेज अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर हमारी बेटी बड़ी हो रही और उसको वो देख रही है कि मतलब उसके साथ काफी चेंजेस, उसे दुनिया को भी देखना है, उसे अपना, तो उसके कोई बहन भाई ऐसे बड़े नहीं है, क्योंकि एक ही बच्चा है, कहीं पे दो बच्चे हैं, तो वो आपस में शेयर करते हैं। तो आजकल जो टाइम आ गया, बच्चे मतलब इसीलिए उनको थोड़ा सा स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है। उनके साथ हमेशा खड़े रहें, उनको आगे जाके अपने बारे में कोई भी चीज है, कोई रिस्क लेने के लिए हमें तैयार रखना है। क्यों? क्योंकि अब उनके जो कार्य के क्षेत्र है वो सीमित नहीं है। पहले क्या था, लोग जैसे गांव से निकले, आसपास के शहरों में नौकरी कर ली, उससे उनका जीवन यापन हो गया और चल गया और उन्होंने चला लिया। लेकिन अब क्या है, अब तो यहाँ का लखनऊ का बच्चा बैठा हुआ और मतलब पेरेंट्स यहाँ हैं, बच्चे लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, सब जगह, तो वो एक दिन में सब नहीं जान जाएंगे। उनको बचपन से ही ऐसा बनाना है कि वो कहीं पर भी आने जाने में, किसी भी चीज को समझने में अपने आप को मतलब वो हेजिटेट ना करे। वो ये ना सोचे कि नहीं नहीं अरे हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ। आजकल एक नॉर्मल से कल्चर हो गया है कि आफ्टर 12th ज्यादातर बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि 12th का बोर्ड एग्जाम ये फिक्स कर देगा कि बस इसके बाद हमारे बच्चे बोल्ड हो गए और वो दुनिया फेस कर लेंगे। नहीं कर सकते। उसके लिए हमको घर से शुरुआत करनी होगी, हमें शुरू से ही। अगर बच्चे से पहले था कुछ भी सामान लाना है तो पापा जा रहे हैं साथ में, मम्मी जा रही हैं, कर रही हैं। आजकल के बच्चे नहीं नहीं ठीक है मैं ले आता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं फोटोकॉपी करा लाता हूँ। तो वो जब 6-7 क्लास से ही हम इन्हें थोड़ी सी छूट देंगे, उन्हें अपने को दुनिया को समझने का मौका देंगे, तभी वो ये ऐसा कर पाएंगे कोई भी लाइफ में रिस्क लेने में। प्लस आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहां तक बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रही है वहां बहुत कुछ बुरा भी सिखा रही है। तो हमें उनके साथ हर समय रहना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चा हमारा जो इस समय अगर 3 घंटे मोबाइल लेके काम कर रहा है तो वो होमवर्क कर रहा है, वो प्रोजेक्ट बना रहा है, या कि वो कुछ और देख रहा है। इसके लिए उनके साथ हमें रहना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। ये हमारे वॉच बहुत जरूरी है। तो आजकल के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद हम पेरेंट्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, जैसा कि बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को भी सब कुछ जानना है, उन्हें वर्ल्ड में फेस करना है। आखिर लखनऊ का जो, अगर मान लीजिए किसी स्कूल का यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा है, कल को आफ्टर वो इंजीनियरिंग वो सीधे जाके गूगल में जॉब कर रहा है, तो वो कैसे कर पाएगा? अगर हमने उसको कभी ये डिसीजन लेने का वो मौका ही नहीं दिया, उसे कहा नहीं नहीं बस बुक्स पढ़ो, जितना बुक्स का ये सिलेबस है यही तुम्हारी मतलब कार्य क्षमता है और इसी में तुम्हें करना है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उनको उसके साथ साथ, आजकल कितना अच्छा स्कूलों में भी किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट भी इतने नेचुरल चीजों पे बनवाए जाते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर बनता है, सोशल इफेक्ट्स पे बनता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही जिससे कि बच्चे अपने आप को मतलब अवेयर कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेने में बच्चों को आजकल टाइम नहीं लगता है। उन्हें लगता है अब हम जरूरी नहीं कि अगर हमने बच्चे को पीसीएम पढ़ाया है तो बच्चा हमारा वो इंजीनियरिंग ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो हो सकता है वो इंजीनियरिंग करे, तो कहीं आपको एंट्रेंस देते देते उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, नहीं मुझे रिसर्च करनी है, मैं तो उधर जाऊंगा, मुझे नहीं करनी है, या मुझे तो रॉक स्टार बनना है, मेरी सिंगिंग अच्छी है, मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे मौकों में पहले तो लोग सुन करके, मेरे ख्याल से जो हम लोग के पेरेंट्स, उनको कतई अच्छा नहीं लगता था कि हमारे फैमिली का बच्चा जाकर के स्टेज पे रॉक स्टार बना है या कि ऐसे गाने गा रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल उससे उनका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे ऐसा नहीं कि केवल वही एक चीज कर रहे हैं, वो उनका शौक है, वो शौक है, वो कर रहे हैं, उससे हो सकता है आगे जाके वो अपनी जीविका भी कमा ले, वो अलग बात है।
लेकिन हमको उन्हें मौका देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम्हें बस यही पढ़ना है, यही करना है, जो हम कह रहे हैं वही सही है। हमें उनका भी सुनना पड़ेगा। ये एक आजकल बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक जागरूक नागरिक बनाना है आगे के लिए, तो हमें अपने बच्चों की लगाम को ढील देनी पड़ेगी, उनके साथ साथ खड़े रहना पड़ेगा, और उनको ये लगना चाहिए कि अगर मैं अगला स्टेप रख रहा हूं, अगर इसमें गड्ढा हुआ तो हमारे पेरेंट्स हैं हमें थामने के लिए। ये आजकल के पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है, और उन्हें उस समय वहां पर मतलब अपनी उपस्थिति दर्शाने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है कि पहले के लोग रहते, आज भी हो रहा है, आज भी बच्चे दादी बाबा के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी से ही शुरुआत हो गई थी, 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे करके। तो जब अगर हमारा मतलब मेरे हस्बैंड अगर अकेले हैं अपने घर में, तो उनके पेरेंट्स तो उनके साथ ही रहेंगे, तो हमारे बच्चे उनके साथ ही रह रहे हैं, वो पहले का भी देख रहे हैं, वो किस तरह उठ के दादी बाबा को सम्मान देना है, उनके साथ उनकी हर चीज में लगे रहना है। प्लस जैसे पहले काफी मतलब 5-6 बच्चे हुए तो लड़कियों ने माँ का ध्यान रखा, सब किया। अब आजकल अगर एक बच्चा है, एक बेटा है, तो वो माँ को अगर सर में दर्द है तो वो जरूर ध्यान देगा, वो जरूर देखेगा। ये कहना कि बच्चे आजकल नहीं बहुत सेंसिबल हो रहे हैं बच्चे। माँ को अगर जरा सा भी पेन हो रहा है, कुछ है, तो वो आएगा, सर दबाएगा, पूछेगा मम्मा आपको क्या चाहिए, मेडिसिन। क्यों? क्योंकि वो हर सिचुएशन में एक दूसरे के पास हैं, वो जान रहे हैं अगर हम उनके साथ खड़े तो वो भी हमारी केयर करेंगे, वो भी जान रहे हैं कि हाँ इन लोगों को हमारी जरूरत है। आफ्टर कोविड काल हमारी जानकारी में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिसमें बच्चों ने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं कि नहीं, पेरेंट्स या तो हमारे साथ रहेंगे या हम पेरेंट्स के साथ रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया, इसमें कितने बच्चे हैं जो अपने करियर को थोड़ा बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ रहें, उनकी हेल्थ इश्यूज उनके उसके हम अवेयर रहें, हम जाने उन्हें क्या चाहिए। तो आजकल की 21वीं शताब्दी की ही पेरेंटिंग है जिसके कारण बच्चे इतने बोल्ड हो पा रहे हैं और हमेशा हम लोगों के साथ खड़े हैं। सब तो मैं अपने इस पक्ष में यही बोलूंगी कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारे लिए थोड़े से चैलेंजिंग इश्यूज हो गए हैं, उनको हमें मीट आउट करना है। जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे को हमसे अफेक्शन भी मिले, प्यार भी मिले, लेकिन वो दुनिया को फेस करने लायक भी बने। उसको कहीं से ये हेजिटेशन ना लगे कि अरे नहीं पापा नहीं जा रहे तो मैंने कैसे जाऊं। आज देखिए लड़कियां नाइट शिफ्ट में भी जॉब कर रही हैं, ठीक है, कैब आती है, ले जाती है, करती है, लेकिन घर से निकल तो नहीं है। ये तो नहीं कि घर से बाहर जाना है तो भाई के साथ जाना है, बहन के साथ जाना है, या किसी फ्रेंड के बुला लो उसके साथ जाओ, ये चीज नहीं है। बस मेरा कहना यही है कि आजकल की पेरेंटिंग में कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है, बच्चे भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस हमें उनको एक्सेप्ट करना है और उस चीज को साथ लेके चलना, उन चैलेंजेस को फेस करना है। यही मेरा वो विषय का हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू शिखा जी, बहुत ही अच्छे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचारों को व्यक्त किया। अब मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित जो प्रभु है उसको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप लोग भी अगर चाहें तो उनको इनवाइट कर लिया जाए। मधु जी तो कृपया विशेष वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित हैं। मधु अग्रवाल जी। लिस्ट में नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है नहीं है, आप आगे पे बुलाइए। ठीक है, हमारे दर्शक दीर्घा लोग हैं, उनमें से यदि प्रतिभागी से प्रश्न पूछना चाहिए या फिर कुछ भी इस गोष्ठी से संबंधित अपने विचारों को साझा करना चाहे तो सादर आमंत्रित है। हैंड रेज कर दीजिए जिसको भी कुछ पूछना है। हैंड रेज किसी को नहीं करना है, जिसका दिखेगा उसी को कॉल कर पाएंगे। कोई कुछ पूछना चाह रहा है या बताना चाह रहा है? म्यूट अनम्यूट हो जा, अनम्यूट हो अनुपमा। हाँ, हमारे साथ विश्रुति श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, दिल्ली से, नई जनरेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या वो कुछ बोलेंगी? हेलो एवरीवन, एक्चुअली मैंने बहुत लेट में ज्वाइन करा है, मुझे अभी लौटी हूँ काम से, तो मैंने आप लोगों को सुना एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी कि मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देख रही हूँ एक्चुअली हैविंग सिटिंग डाउन एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट पेरेंटिंग। और आप लोगों के लिए पेरेंटिंग एक एक्चुअली टर्म है क्योंकि आप लोगों के लिए डेफिनेटली जब आप लोग बच्चे थे तो ये पेरेंटिंग टर्म ही नहीं था, बच्चे अपने आप ही बड़े हो रहे थे, एक कम्युनिटी मिलके बच्चों को बड़ा कर रही थी। तो
मैं तो पेरेंट नहीं हूँ, तो मैं कुछ, मुझे लगता है मैं बोल ही नहीं सकती इस बारे में, बिकॉज हैट्स ऑफ टू यू ऑल, जो आप लोगों ने, स्पेशली द पेरेंट्स हु आर फ्रॉम द 21st सेंचुरी, आप लोगों ने उस ट्रांजिशन में पेरेंटिंग करी है जहाँ पे इंडिया एकदम चेंज हो गया था. इंडिया बिकेम एक्सट्रीमली कैपिटलिस्ट, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, और वहां पे नेविगेट करना कि क्या बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके पास कितना इंफॉर्मेशन का एक्सेस है और आपको कितना एक्सेस देना है, उस किस तरह से उस एक्सेस को कंट्रोल करना है, जो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप थी आपके बच्चों के साथ कितनी डिफरेंट होनी चाहिए, कि आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन थे, आप अपने बच्चों के कंपेनियन है, तो ऑल दैट इज वेरी हार्ड टू नेविगेट, एंड ऑल आई कैन से इज हैट्स ऑफ टू एवरीवन, जो आप लोग इस दुनिया में जहाँ पे एवरी डे समथिंग न्यू इज कमिंग अप, वहाँ पे यू आर रेजिंग किड्स. सो दैट्स इट. थैंक यू. बहुत ही विचारों को सुनकर और एक आधुनिक युग में होने के साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा और मस्तिष्क है आपके पास, और सारा क्रेडिट जाता है आपकी माताश्री को, जो कि समय समय पर हम लोगों को भी गाइड करती रहती है. थैंक यू सो मच. और कोई अगर चाहे, रश्मि सिंह जी हैं हमारे, रश्मि सिंह जी. हमारी वर्किंग देर से टाइमर लगा रही हाँ. 2 लोग क्यों में हैं और वो लोग अनम्यूट करके प्लीज बोल दे. हाँ. कोई कुछ बोलना मैं नहीं बोलूं चाह रहा है कुछ? तो मैं ही जोड़ती हूँ. मैं कुछ बोलूं? हाँ, अर्चना जी कुछ बोलना चाह रही है. अर्चना श्रीवास्तव. हम ये कहना चाहेंगे, मैंने सभी के विचार सुने, पक्ष में विपक्ष में, तो ये तो एक हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग दोनों युग में है, मतलब 21वीं में भी है और 20वीं में भी हम लोग ने पेरेंटिंग देखी है. तो मेरे ख्याल से सबका अपना अपना नजरिया है. पेरेंटिंग हम लोग के लिए अच्छी है. हम लोग ने पुराना भी समय देखा, अभी भी देखा है, लेकिन बच्चों में जहां तक है अपनी पुरानी चीजें जो हैं हम लोग बच्चों को दें तो ज्यादा बेटर है. बच्चे जो हैं वो हम लोग से सीखेंगे, है ना. और पेरेंटिंग आज की भी अच्छी है, जैसा कि शिखा जी ने कहा कि उनको नॉलेज हर चीज की है, तो वो अच्छा बुरा सब जानते हैं. और एक चीज ये भी अच्छी है कि पहले समय में लड़कियां इतनी बात नहीं कर पाती थी अपनी माँ से या फादर से, और जो कि आजकल खुले विचारों के हैं, सब मतलब ओपन है, कोई छुपाने वाली चीज नहीं. तो ये बहुत बढ़िया चीज है, और पुराने समय में पुराने के लिए भी बढ़िया था. तो हम कहना चाहेंगे मतलब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही है. जी. पेरेंटिंग हम लोगों ने दोनों को देखा है. जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया. यहाँ पे बस अब एक मैं कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहूंगी, और या किसी की कोई क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछ रहा है. मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, लेकिन अगर मुझे अनुमति हो मंच से, हमारे जो जजेस हैं वो बहुत देर से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं हम सबको, कुछ चीजें बहुत कॉमन सी आ रही हैं और उसको सुनकर भी वो कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं. खैर, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगी अपने. हम लोग बात कर रहे थे पेरेंटिंग की, वास्तव में बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं है, और ये बहुत आसान भी है, बहुत सिंपल भी है, दोनों बातें हैं इसके अंदर. बस हम समय के अनुसार उस बात को समझ जाएं. और यहाँ पर बात हो रही थी, जो बिंदु आए हैं उन पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगी, जो कहीं आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं. पिता की भी भूमिका थोड़ी सक्रिय हो गई है, ये बोला था पूजा जी ने शायद अपने वक्तव्य में, तो सक्रिय हो गई है. इस विषय पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि पेरेंटिंग में क्या खाली मदर ही आती है, माँ की ही भूमिका है. एक की भूमिका को हम लगातार शून्य करते चले जा रहे हैं. तो उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए. हम आधुनिक हो रहे हैं तो सोच में आधुनिक हो. क्या पेरेंटिंग का उत्तरदायित्व सिर्फ माता का ही है? पहले भी आपने कहा माँ के हाथ की रोटी, माँ के हाथ का खाना, माँ आदर्श बनाती है, माँ सही बातें मूल्य सिखाती है, और पिता की भूमिका को बहुत बहुत, यहाँ पर हमारे साथ हमारे अग्रज श्री गिरधर जी भी हैं, और ये मेरी बात का यदि जवाब देना चाहेंगे आगे तो अवश्य मैं आपको आमंत्रित करूंगी. तो ये वाला थोड़ा सा मुद्दा हम लोगों को सोचना होगा कि पेरेंट्स में दोनों आते हैं, माता और पिता.
इसमें से किसी को हम प्रमुख और गौण नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पुराने, हमने 20वीं और 21वीं शताब्दी इसलिए लिया था कि जो हमारी मान्यताएं प्राचीन काल से कहीं चली आ रही हैं और जो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण भी हैं, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो ये वाली एक जो बात आई, इसको मैं प्रमुखता से रखना चाहूंगी। इस पर भी विचार हो सकता है कि दोनों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। किसी को गौड़ और किसी को ये नहीं कह देना चाहिए वो प्रमुख है, वो प्रमुख नहीं है। तो इस तरह से माता पिता मिलकर ही भूमिका निभा सकते हैं, अकेली माता नहीं निभा सकती। पिता के हाथ की रोटी भी टेस्टी हो सकती है आज के समय के अनुसार। दूसरी बात आई कि हम शारीरिक दंड देते थे। पूजा जी ने भी ये बात बताई कि पहले शारीरिक दंड बहुत दिए जाते थे और अभी ऐसा नहीं है, अभी हम शारीरिक दंड नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात मानसिकता की भी आती है, चेतना की भी आती है। हमारे दंड का जो स्वरूप था वो भले ही बदल गया हो, हमने, लेकिन हमें ये विचार करना होगा कि हम बच्चों के साथ जिस तरह से डील कर रहे हैं। आज हम डायलॉग, एक बात और भी उठी मंच से बहुत अच्छी कि जमाने के अनुसार परवरिश, परंतु आवश्यक है कि हम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परवरिश करें, क्योंकि हमारा समाज बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो हमको बदलना होगा। हम इसमें फंसे नहीं रह सकते कि 20वीं सदी में ये था तो हमें 21वीं में ये करना है। हमारी समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं, हमारे मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। कभी सती प्रथा की बहुत मान्यता थी, उसको इतनी मान्यता था कि खुशी खुशी स्त्रियां बैठ जाती थी चिता पे। समाज बदला, जागरूकता आई, लोगों ने इसको अस्वीकार किया और अस्वीकार करके आज ये बिल्कुल कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से निषेध है। आज ये स्वीकृत नहीं है, ये हमारे व्यवहार में, हमारे मूल्यों में कहीं कुछ ऐड नहीं करता है, इसको रिजेक्ट किया गया समय के अनुसार। तो समय के अनुसार ही हमारे मूल्य और हमारी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे माता पिता की भूमिका। एक और बात आई, श्वेता जी ने कहा कि पहले शारीरिक इतने कठिन थे कि सुसाइड तक करते थे 20वीं सदी में, और 21वीं सदी में ऐसा नहीं होगा। जी नहीं, आप लोग जब भी मंच पर आइए तो आपसे ये विनती है कि आप लोग आंकड़ों के साथ प्लीज आइए। आप में से काश किसी ने स्टडी किया होता आंकड़ों को, काश किसी ने पेरेंटिंग पे देखा होता बच्चों के सुसाइडल रेट को, काश किसी ने ये देखा होता कि हमारे जो मूल्यों में गिरावट आ रही है उसके क्या पैरामीटर है या क्या क्या कहाँ पे हुआ है। आप इंटरनेशनल लेवल पे थोड़े आंकड़े लेकर आते, नेशनल लेवल पे थोड़े, खाली ये नहीं बोल देना है कि पहला जमाना अच्छा था, आज का जमाना अच्छा है। जब भी हम मंच पर एकत्रित हो तो हम कृपया आंकड़ों के साथ, और अपनी बात को, हमें ये नहीं कहना नहीं वो तो, अगर हम कह रहे नहीं आज की पेरेंटिंग त्रुटिपूर्ण है तो हमें अपनी बात को फोर्सफुली कहना है कि हाँ त्रुटिपूर्ण है, और उसके भले ही वो कितना भी गलत आप बोल रहे हो, आप उसके तर्कपूर्ण मुद्दे रखिए, आप ऐसे ऐसे आंकड़े रखिए कि निरुत्तर हो जाए आपका सामने वाला। तो अच्छा बोला, सबने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये कुछ मुद्दे आ रहे थे जिनको मुझे नोट करना और आपको बताना मैंने जरूरी समझा। तकनीकी समझ विकसित हो रही है और भावनात्मक अभाव हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात की, मैं की पॉइंट की तरह इसको नोट करती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, तकनीकी समझ विकसित हो रही है और भावनाओं का जो लोप हो रहा है। अब हम लोगों को इस की पॉइंट को लेकर चलना है, इस पे काम करना है कि हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जानवर नहीं है, सामाजिक प्राणी है। वो भावनाओं से ओतप्रोत है, संबंध भावनाओं पे चलते हैं और हमें सबको लेकर चलना है, भावनाओं पे भी चलना है। अगर हम सारा कुछ हम तकनीकी पे आधारित हो जाएंगे, हमारे टीचर्स अगर एआई हो जाएंगे, हमारे रिश्ते एआई हो जाएंगे, हम एआई हो जाएंगे, तो फिर हम कैसे जिएंगे। तो इस पे नहीं चलना है, हमें भावनाओं पे भी चलना है। ये बहुत अच्छा की पॉइंट मैं लेकर आगे चल रही हूँ। और आदेशों की जगह संवाद, नीति जी की ये बात बहुत अच्छी लगी, सभी ने बहुत अच्छा किया। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम लोग बोल रहे थे, जो हम लोग कह रहे थे, आपको फोर्सफुली अपनी बात पे अडिग रहना है। अगर आपको 21वीं सदी को फेवर करना है, 21वीं को करना है, 20वीं को करना है, तो हालांकि ये विषय ऐसा था, जैसे मैंने कहा, सामाजिक है, कोई एक तारतम्य बैठा के और एक सामंजस्य के साथ बीच का रास्ता अपनाना होगा कि सभी पीढ़ियां सुखी रहें और हम समाज को कुछ सकारात्मक देके जाए, एक दिशा दें, भटकाव ना दें। हम भटकाए ना, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, नहीं, एक दिशा दें और उस दिशा पे हम आगे बढ़े। हम अपराजिता है, ऐसा कार्य है हमारा। और मार्गदर्शन हेतु गिरधर जी हमारे साथ हैं, सृष्टि भी हमारे साथ है। तो कंक्लूडिंग नोट के बाद हम गिरधर जी से कुछ विचार लेने के बाद आज्ञा चाहेंगे मंच से। जी गिरधर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। जैसा कि आपने कहा था कि बहुत कम समय में ये टॉपिक आपने दिया है और इसमें इतनी अच्छी तैयारी के साथ फिर भी बहुत लोगों ने अच्छा वक्तव्य दिया, 20वीं शताब्दी के पक्ष में भी और 21वीं शताब्दी के पक्ष में भी। बात मैंने पहले भी कही थी, फिर वही कह रहा हूं कि
परवरिश एक ऐसा विषय है कि 20वीं शताब्दी की परवरिश उस जमाने की परिस्थितियों के अनुसार हुई है। आज हम तकनीक के युग में प्रवेश कर गए हैं। आज हमारे बच्चे जो है उनके स्कूल के अच्छे स्कूल हो गए हैं, अच्छे साधन उपलब्ध हो गए हैं। आज हम एआई तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से उसमें जो सीमाएं थी कि पहले बच्चे ज्यादा हुआ करते थे, रिश्ते ऐसे थे, दादा नानी थी, बड़े घर थे, लोग जाया करते थे। अब लोगों के पास इतने बड़े घर नहीं है कि ना इतना समय है किसी के पास जो लोग जा सकें। तो हमें तारतम्य बिठाना है आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज के माहौल के हिसाब से। जो हमारे पुराने संस्कार अच्छे थे उन्हें हम ग्रहण करें। इसार सार को गहले थोता दे उड़ाए, कि जो अच्छी चीजें थी उनको हम ग्रहण करें। और हमें चलना तो अंतोगत्वा नए समय के हिसाब से ना, नए समय की नई परिस्थितियों में हमें अपने आप को ढालना है, उसी हिसाब से परवरिश करनी है। और माता का चूंकि बात की आपने, तो माता के पास बच्चा का समय ज्यादा बीतता है, इसलिए परवरिश में माँ का योगदान ज्यादा होता है। निश्चित रूप से पिता अपना कर्तव्य निभाता है। इसमें भी देखिए अलग अलग चीजें होती हैं। एक गरीब घर के बच्चे की परवरिश अलग ढंग से होती है, मध्यम वर्गीय बच्चे परिवार की अलग ढंग से होती है, उच्च वर्गीय तबके की अलग ढंग से होती है। जिसके पास जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे संसाधन है, उस हिसाब से परवरिश होती है। मूल चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारे मूल्य क्या है। हम नैतिक मूल्यों को महत्व दें, तकनीक के साथ आगे बढ़े। हमें पूरे विश्व में आगे बढ़ना है। हमारे बच्चे जो आज पहले छोटी छोटी जगहों पर थे, आज विदेशों में जा रहे हैं, अपना परचम फहरा रहे हैं। तो हम अपने संस्कार अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, हमें इस पे फोकस करना है। तो बात वही है कि जितने भी वक्ता थे आज, बहुत अच्छा बोला है। अगर किसी को अगर 21वीं शताब्दी पे भी बोला है, तो भी उसने 20वीं शताब्दी के बारे में भी बोला है कि 20वीं शताब्दी में अच्छाइयां थी, लेकिन 21वीं शताब्दी की भी हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया है कि 20वीं शताब्दी में भी अच्छाइयां थी, आज 21वीं शताब्दी में हमें ये लाभ मिले हैं। डर लग तो रहा था सबको ना कि मम्मी सब कुछ ठीक है, सारा अच्छा है। नहीं, देखिए हम तो ये समझ रहे हैं, तो आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने कम समय में इतने लोग आपसे जुड़ गए हैं। ये आप की सक्रियता है, आपके पटल की सक्रियता है, जो इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं आपसे। और इतने कम समय में इतना अच्छा वक्तव्य आपने एक बात जो जोड़ी आंकड़ों के साथ है, वो निश्चित रूप से आगे होगा, क्योंकि समय जब ज्यादा होता है लोग आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। जो कम समय में जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बोलने की कोशिश की है। मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कुछ जी। तो कुल मिला के ये है कि मैं सबको बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, अपराजिता को बधाई देता हूँ और पुनः प्रणाम करता हूँ सभी को। आपका आभार व्यक्त करता हूँ जज बनाने के लिए इतने अच्छे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस आभासी पटल को आपकी गरिमा में उपस्थिति ने मतलब बहुत ही कहते हैं ना रोशन कर दिया। चलिए मैं चाहूंगी हमारी 4 पंक्तियां हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी अगर वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगी। जी नहीं, वोट ऑफ थैंक्स तुम कर दो। मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, बिकॉज मुझे कहीं जाना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा शायद खत्म हो रहा है, तो मैं इसलिए रुक गई। हाँ बस समाप्ति हो रहा है, बस हाँ एक घंटा जी 1 घंटे से ऊपर हो गया है, औपचारिकता है। बीच में मैं भी 1 घंटे के लिए जुड़ा था, लेकिन क्योंकि जब जुड़ जाता हूँ तो फिर छोड़ते नहीं बनता। जरूरी काम छोड़ने पड़ते। बस इसी बात का बहुत शॉर्ट में वोट ऑफ थैंक्स मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले शिखा जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत कम समय में मुश्किल से 2 दिन के अंदर बहुत अच्छा आज का संचालन किया, आज के कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया। इसमें हमारी मधु जी कुछ बोल नहीं पाई, वो आई थी विशिष्ट वक्ता के तौर पर और वो शायद उनका तबीयत नहीं ठीक था, वो चली गई। जो बीच में छोड़ के चले गए उनका भी बहुत आभार, बीच में जो जुड़े थे। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारी अपराजिताएं हैं और जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, पूजा जी, अंजू जी, निधि जी और अर्चना जी, श्वेता जी और डॉक्टर रीमा छाबड़ा, कल्पना जी, बरखा जी, शिखा
और बाकी अन्य जितने भी हमारे जुड़े यहाँ पे सदस्य हैं उनका विशेष आभार। और आभार है हमारे यहाँ अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी का कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन के लिए सदा उपस्थित रहती हैं। प्रोफेसर सृष्टि जी का आज यहाँ के जो आपका इनविटेशन था, आज की हमारी जो आग्रह था कि आप जज की भूमिका में रहे, वो बीच में कुछ समय उपस्थित नहीं थी, वो रिकॉर्डिंग से वो उसका इवैल्यूएशन करेंगी, वो बोली है, तो उसका बहुत बहुत आभार कि आप समय दे रहे हैं इतना। हमारे समस्त कार्यकारिणी का आभार, यहाँ उपस्थित है, सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। और साथ ही साथ आभार हमारे आज के मुख्य अतिथि गिरधर जी का, जो यहाँ पर पटल पर उपस्थित हुए, मार्गदर्शन किया और हम लोगों को आगे के लिए कुछ नई राह सुझाई। तो सभी का यहाँ पर उपस्थित, और विशेष आभार विश्रुति श्रीवास्तव जी का, जो पुत्री है मेरी, जो आज तुरंत कार्य से लौट के उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और कुछ दो बिंदु कह दिए। मैं चाह रही थी आज की जनरेशन के भी कुछ व्यू पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए आप सब। मालविका ने भी कहा होगा, अनुपमा, मालविका भी आज की जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। वो पार्टिसिपेंट थी, हाँ। प्रतिभागी की तरह उसने प्रस्तुति दी थी। दर्शक के रूप में क्या विचार है वो कंक्लूड किया विश्रुति जी ने, उसका आभार। आप सभी यहाँ पर पटल पर उपस्थित जनों का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए विचारों के साथ में। अपराजिता पुनः आएगी आप सबके मध्य। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।